देखिए इस क्वेश्चन में वो ये कहता है, अभी उसने एक ना पूरा ग्राफिकल ग्रिड जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे गिवन होगी। तो देखो ये मैं फिर रिपीट कर दूं कि ऑनलाइन क्लासों का ये बड़ा एक एडवांटेज है कि अब ये मैं बोर्ड पे बनाता फिर इसमें फिर भी एक्यूरेसी उस तरह की नहीं होती समझने वाइज। ये अब सारा बिल्कुल आपके पास क्लोजअप व्यू में ऐसे होगा तो काम ठीक समझ में आएगा। आवाज सबको सही आ रही है? चलिए आई थिंक किसी एक आध का मसला होगा तो वो जरा पिन आउट होके देख लिया करें, ठीक हो जाए। चलिए, तो अब बच्चों यहाँ पे अब देखें उसने हमसे एक सवाल ये किया हुआ है इसमें, कहता है शेप ए एंड शेप बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड। सवाल है, कहता है कि शेप ए और शेप बी जो है वो ग्रिड पे ड्रॉ हुए हैं, ठीक। तो ये आपको उसने एक शेप ए दिया हुआ है और ये शेप बी दिया हुआ है। अब सवाल है, कहता है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स शेप ए ऑन टू शेप बी। डिस्क्राइब करना है आपने फुली उस सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन को जो मैप करता है शेप ए को शेप बी के ऊपर। अच्छा, अगर शेप ए को ऑन टू शेप बी करना है तो इस हिसाब से शेप ए इज द ऑब्जेक्ट एंड शेप बी इज द इमेज। ये तो क्लियर है? तो देखिए शेप ए अगर ऑब्जेक्ट है और शेप बी अगर इमेज है तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो मुझे एक बात ये बताओ, हमने डिस्क्राइब करना है फुली उस सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन को। आपको याद है ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में मैं जब भी क्लास में करा रहा होता था तो आखिरी पॉइंट यही हुआ करता था कि यार अब रिवर्स करके उस ट्रांसफॉर्मेशन को पहचाने कैसे। तो आप पहले तो मुझे वैसे एक बात बताओ कि जब ये शेप ए ऑन टू शेप बी मैप हो रहा है तो क्या ये सेम साइज्ड है या डिफरेंट साइज्ड है? साइजेस सेम है या साइजेस डिफरेंट है? बिल्कुल सही है, साइजेस इसके डिफरेंट आएंगे। अच्छा, अगर साइजेस इसके डिफरेंट हैं तो फिर ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? साइज अगर बदल रहा है तो फिर ये कम से कम आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यानी दिस कैन नॉट बी रिफ्लेक्शन, दिस कैन नॉट बी रोटेशन, दिस कैन नॉट बी ट्रांसलेशन। दिस इज अ नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज एनलार्जमेंट। अब मुझे ये बताइए कि एनलार्जमेंट है ये तो चलो हमें सबको बड़ा क्लियर हो गया कि, तो हम यहां से स्टार्ट में ये लिख सकते हैं कि जी शेप ए मैप्स ऑन टू बी, मैप्स ऑन टू शेप बी बाय एन एनलार्जमेंट। अच्छा, एनलार्जमेंट के लिए आगे कौन सी दो बातें बताना बहुत जरूरी होती है? जरा रिकॉल कीजिए बच्चों, एनलार्जमेंट के लिए कौन सी दो चीजें आपने बतानी होती है? बिल्कुल सही है, एनलार्जमेंट के लिए एक तो आपने स्केल फैक्टर के ये बताना होता है और दूसरा आपने उसमें सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है वो तलाश करना होता है। अच्छा, आप सबको मालूम है कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे ढूंढा जाए? जरा बताइए। नहीं, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ऑलवेज ओरिजिन नहीं होगा जी। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे तलाश किया जाता है? जरा मुझे बताइए, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे फाइंड किया जाए? जरा गौर करो। देखिए सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के लिए आपको कॉरिस्पॉन्डिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा। जरा देखो गौर से, अब सारे मैंने आपको क्या बताया था कि इस ट्राइंगल का नाम आप पहले, अब अगर इसके इस इन शेप्स का नाम ए और बी है तो ए ऑब्जेक्ट वाला शेप है ना, तो आप इसके किनारों को ना ऐसे नाम दे दो, सपोज मैं इसको पी क्यू, इसको आर और इसको एस कह लेता हूं। इन किनारों को देखिए, इस कॉर्नर को पी कह लो, इसको क्यू कह लो, इसको बल्कि एक मिनट सर, एक सीक्वेंस में ही चल लेते हैं, चलें। इसको पी कह लेते हैं, इसको क्यू, इसको आर और इसको एस कह लेते हैं। तो देखिए दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। अब देखो एक क्लोजअप में बड़ा जबरदस्त समझ में आएगा आपको कि ये पी क्यू आर एस इमेज वाले शेप का नाम याद है ऑब्जेक्ट के मुताबिक रखते हैं। अब देखो ये अगर इसका इनिशियल कोना है तो ये इसका इनिशियल कोना है,
तो अगर ये P, इसका नाम P है, तो फिर इस कॉर्नर का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा P डैश। बिल्कुल सही है। फिर इस कॉर्नर का Q है, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला है, तो ये उठ के इस पे चला गया, तो अगर ये Q है तो इसका मतलब है कि फिर ये वाला कॉर्नर Q डैश होगा। फिर देखिए, अगर ये वाला कॉर्नर R है तो ये कॉर्नर उठ के इस पे चला गया ना, तो अगर ये R है तो फिर ये क्या होगा? R डैश। और अगर ये पॉइंट S है तो ये क्या होगा? S, ये S डैश आ जाएगा। तो मुझे एक बात ये बताइए कि इसमें जब हमने ये PQRS ऐसे किया था, तो अब कैसे इनको ज्वाइन करेंगे? जरा देखिएगा, गौर करें कि ये P और P डैश, P और P डैश दोनों को हम आपस में जोड़ दें ऐसे, Q और Q डैश को दोनों को आपस में जोड़ दें, याद है? अब P और P डैश, Q और Q डैश, वैसे दो नुक्ते भी काफी हैं टू अंडरस्टैंड के सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है। अब P को P डैश से जोड़ के, याद है वो पॉइंट मैंने नोट भी लिखवाया था कि आप उसे पूरा आगे और पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड डॉटेड लाइन बना के उसको एक्सटेंड कर दें। मैं चलें एक मिनट आपको जरा भी एक करके दिखाता हूं ऐसे। सपोज अगर इस तरह से मिसाल आप यहां से यूं करते हो, तो देखिए P और P डैश को ऐसे आप डॉटेड लाइन से यूं जोड़ेंगे, और इस लाइन को इधर भी बैकवर्ड और इधर से इधर भी फॉरवर्ड, इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर दोगे। सी व्हाट आई डिड वाज कि P और P डैश, इन दोनों को जोड़ा मैंने ऐसे डॉटेड लाइन के हेल्प से, और इस लाइन को इधर भी बैकवर्ड भी एक्सटेंड कर दिया और फॉरवर्ड भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक। अब Q और Q डैश को चले करते हैं। तो Q और Q डैश को अब अगर हम करेंगे, तो देखिए इस Q को Q डैश से जोड़ता हूं पहले, और इस लाइन को ऐसे फॉरवर्ड भी एक्सटेंड कर दें, और Q और Q डैश की लाइन को ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड करके इसको ऐसे बैकवर्ड भी यूं एक्सटेंड कर दें। क्या ख्याल? याद आया कुछ कि P और P डैश को जोड़कर आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे एक्सटेंड कर दिया, Q और Q डैश को भी आपने जोड़ के फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो ये दोनों लाइनें जिस नुक्ते पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी वो यही वाला नुक्ता नहीं बनेगा बच्चों? तो व्हाट इज दैट पॉइंट जिस पे ये जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जरा ये देखिएगा आप सारे, ये है वो नुक्ता जिस पे ये सारे जाके इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे, तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। तो मुझे एक बात बताइए कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इसमें फिर कितना निकला? देखिए हमारे पास सेंटर इसमें निकला, सेंटर तो हम इधर मार्क कर लेते हैं कि इट इज 1, -1, तो सेंटर तो आ गया 1, -1। ये बिल्कुल सही समझ आया बच्चों? याद आई वो बात, एनलार्जमेंट का सेंटर ढूंढने का टेक्निक क्या था? चलिए, अब सेंटर जब मिल गया, यार ये जो फालतू लाइनें हैं ना, इन फालतू लाइनों को ना आप जरा बेशक फिर एंड पे रब आउट कर देना, ठीक है? लेकिन ये डॉटेड लाइनें बनी होनी चाहिए, और फिर ये जब सवाल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम ये PQRS, ये ऑब्जेक्ट P डैश Q डैश S डैश R डैश, ये सारी भी चीजें हटा देंगे। सिर्फ ये जो डॉटेड लाइनें हैं ये बनी रहें, ताकि एक सबूत मिले कि आपने सेंटर कैसे ढूंढा। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा लाइनों को फिर रब आउट करके नीट कर दीजिएगा, ठीक? अच्छा, अब जब आपको सेंटर मिल गया, तो जरा अब बताइए कि अगला फेज में क्या ढूंढना था? एनलार्जमेंट में सेंटर मिलने के बाद आप, एक चीज है जी जिसको कहते हो स्केल फैक्टर ऑफ एनलार्जमेंट के। अच्छा, स्केल फैक्टर का फॉर्मूला याद है सबको? स्केल फैक्टर का फॉर्मूला होता था लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, एक फॉर्मूला इसका था स्केल फैक्टर का, के इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला आ जाता था ऐसे। यहां तक क्लियर है सबको? तो मुझे ये बताइए कि स्केल फैक्टर का फॉर्मूला था लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जरा सोचिए। अच्छा, अब
इस k की वैल्यू का बच्चों आपको याद है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन, ये भी बहुत जरूरी होता था। जरा वैसे पहले बताइए, स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा या स्केल फैक्टर ऑफ एनलार्जमेंट नेगेटिव होगा? इस केस में स्केल फैक्टर पता है क्या होना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव। वजह कि सेंटर के, जब देखो ना, सेंटर के ए की तरफ पी का नुक्ता भी है और सेंटर के उसी तरफ पी डैश भी है। फिर देखो, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ये वाला है ना, इसके जिस तरफ क्यू का नुक्ता है उसी तरफ इसके क्यू डैश का नुक्ता भी आ रहा है कि नहीं? तो जिस तरफ क्यू का नुक्ता है उसी तरफ इसमें क्यू डैश का नुक्ता भी आ रहा है। तो यानी जब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के सेम साइड पे ऑब्जेक्ट और उसी साइड पे, सेम साइड पे इमेज, ये दोनों चीजें हों, तो फिर बताइए ये क्या होगा? इसको हम पॉजिटिव स्केल फैक्टर कहेंगे। बिल्कुल सही। तो इस स्केल फैक्टर की वैल्यू आपने पॉजिटिव लगा लेनी है ऐसे करके। तो ये पॉजिटिव का साइन आपने पहले ही अलग से लगा लिया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जरा गौर कीजिए, लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसमें इमेज की लंबाई कौन है? जरा गौर से देखना बच्चों, इमेज ये बी वाला ट्राइंगल है ना, तो मैं देखो पी डैश क्यू डैश, अगर पी डैश क्यू डैश की लंबाई, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लंबाई है ना, तो ये ग्रिड से डायरेक्ट डब्बे ढूंढ के हम निकाल सकते हैं। और पी डैश क्यू डैश अगर इमेज की लेंथ है तो उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट लेंथ ये पी क्यू नहीं होगी? क्या ख्याल? तो अब मुझे एक बात बताइए कि इमेज की लंबाई, लेंथ ऑफ इमेज तो आ गया पी डैश क्यू डैश, तो मैं इधर लिख देता हूं कि पी डैश क्यू डैश की लेंथ ओवर ऑब्जेक्ट उसका जो बन रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग वो पी क्यू है। तो इसका मतलब है पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू। तो के की वैल्यू आती है हमारे पास पॉजिटिव। अब पी डैश क्यू डैश की लंबाई जरा बताइए कितने बॉक्सेस हैं? पी डैश क्यू डैश की लंबाई ये कितने बॉक्सेस आ रही है? ये वाली, ये आ रही है आपके पास टोटल 1 2 3 4 बॉक्सेस जितनी। ठीक है जी? जी जी बताइए। तो ये 4 बॉक्सेस है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये 4 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे बताइए कि नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का फासला 4 आ गया और अब इमेज का फासला कितना होगा? इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट की लंबाई पी क्यू, दिस इज 2 बॉक्सेस। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आ जाएगा के की वैल्यू +2, कट होके ये आपके पास 2 आ जाएगी। देखो बच्चों, ये समझाते हुए मैं बहुत स्लो और पूरा डिटेल रिकॉल्स दे रहा हूँ चीजों के, बट जब आप करोगे तो तसल्ली रखो, आपने अटेम्प्ट किया हुआ भी है ये पेपर, अब तक किया होगा। ठीक है, वो डेली टास्क आपने लाजमन जरूर करने। जी मैं आ रहा हूँ उसी पे। अच्छा, आप अगर चाहते तो इस स्केल फैक्टर को यूं भी ढूंढ सकते थे। तो k इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आप देखिए, अगर यहां से मिसाल ये p डैश s डैश ले लेते, तो p डैश s डैश अगर इमेज है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पी एस ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं होगी? तो आप ये कर सकते थे कि पी डैश एस डैश, ये जो इमेज की लंबाई है ये 2 बॉक्सेस है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पी एस ऑब्जेक्ट जो है वो 1 बॉक्स है, तो फिर 2/1 करने से भी तो आपका जवाब 2 ही निकलता ना। तो किसी भी तरह स्केल फैक्टर निकालोगे तो, अच्छा अब जरा देखिए इसमें, तो फाइनली इसका पूरा जवाब आप क्या लिखोगे? पूरा जवाब आप इसमें ये लिखेंगे कि shape A is maps onto shape B by an enlargement with center as 1 and -1 and a scale factor of +2। ये 3 मार्क्स का सवाल है इसमें, कि देखिए एक नंबर इसमें एनलार्जमेंट रियलाइज करने का, एक नंबर इसमें सेंटर बताने का और एक स्केल फैक्टर, लेकिन ऑब्वियसली थ्रू वर्किंग करके। अच्छा बच्चों, अब सुनो, जब आप इसका जवाब निकाल लो, जरा मुझे यस करना, सबको बिल्कुल क्लियरली समझ आया?
चलिए, अब जब ये सारा हो जाएगा ना, तो अब देखिए आपने रब आउट क्या क्या करना है। रब आउट आपने ये करना है कि आप इधर से ये सारे जो आपने नाम दिए थे, इमेज, ऑब्जेक्ट, ये वाला आप सारे मिटा देंगे यहां से, ठीक है। और सिर्फ बस नीटली ये दो लाइनें ये बनी रह जाए। तो पेंसिल से पहले इस तरह करके ग्राफिकल वर्किंग जितनी भी है बच्चों पेंसिल से करनी है। क्लियर है जी? वर्किंग ग्राफ पे दिखाना मस्त है। और यहां से ना ये जो फालतू बहुत पोर्शन मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, इसको भी इधर तक मिटा दो कि बस एक नीट सा क्रॉस ऐसे नजर आए। और ये लाइनें डॉटेड, ये वाली जाहिर ये शोड होनी चाहिए, और डॉटेड लाइन, सॉलिड नहीं। ठीक, तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको इनलार्जमेंट समझे एक तरह से रिकॉल होगी। अब जरा आओ, इसने बी पार्ट में क्या कहा, कहता है ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 180 डिग्रीज अबाउट 0 0। अब देखो, मुझे एक बात बताइए, रोटेशन ऑफ 180 डिग्री में जरा रिकॉल करो बच्चों। डू यू ऑल रिमेंबर के रोटेशन ऑफ 180 डिग्री में देयर इज नो नीड ऑफ, याद आ रही है बात के 180 डिग्री की रोटेशन में देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। 180 डिग्री की रोटेशन में याद रखें, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो 180 डिग्री की रोटेशन में याद रखिए कि डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं होती। ये बात क्लियर है सबको? क्यों जी? अब ये जो उसने कहा है अबाउट 0 0, तो इसका मतलब है कि अब हमारा सेंटर, इस केस में सेंटर आपका ये ओरिजिन होगा दिस, ये वाला आप देख रहे हो कि इसमें ये सेंटर है आपका ओरिजिन। अब अगर ये सेंटर ऑफ इनलार्ज सॉरी रोटेशन है, तो अब जरा बच्चों देखिए, आपने ना इसमें एक चीज जरा ध्यान करनी है। मैं सिर्फ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम आपको मैसअप होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी मैं चूंकि आपको सिर्फ समझा रहा हूं, तो समझाने की नियत से मैं इन लाइनों को मिटा रहा हूं। आपने इनको मिटाना नहीं है, ये लगी रहे यहीं पे, ठीक है। आपको सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के नियत से जरा ये मिटा के जरा हर पार्ट को अलग अलग करके कर रहा हूं। अच्छा, अब जरा रोटेशन के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करो। आप सबको रोटेशन का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कुछ? सबसे पहला स्टेप क्या था? देखिए, सबसे पहला स्टेप ये था कि आपने इधर से इस कॉर्नर को, मिसाल इस कॉर्नर से चले शुरू करते हैं, हमने ए वाले को रोटेट करना है ना, और 180 डिग्रीज रोटेट करना। जी बिल्कुल सही है, 180 डिग्री की रोटेशन करनी है। बच्चों याद है 180 डिग्री में डायरेक्शन की चूंकि जरूरत नहीं होती, तो फिर आपको डी का इस्तेमाल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। डी का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहां से यूं करो, जरा ये देखिएगा, आपने सबसे पहले इस नुक्ते को किससे जोड़ा? यू विल जॉइन इट विद द सेंटर ऑफ रोटेशन। आपने इसको सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ ऐसे जोड़ दिया। स्टेप याद आ रहा है? अब मुझे बताओ 180 डिग्री रोटेशन है, तो डी रखने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि देखें अब इसको सेंटर से जोड़ा तो 180, अब ये इसको घड़ी का नीडल मानेंगे जिसकी ये टिप है। अब ये अगर चाहे क्लॉकवाइज घूम के 180 आए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम के 180 आए, नीडल तो इसी लाइन के अलोंग आएगा ना। क्या ख्याल? तो अब हम इसी लाइन को यहां से इसी फ्लो में क्या कर देंगे, देखिए इसको इसी फ्लो में यहां से हम प्रोसीड कर देंगे ऐसे। याद आया? तो इसको इसी फ्लो में प्रोसीड कर दो। अब आपको क्या करना था कि कंपास को खोले, स्टील पॉइंट यहां से रखकर पेंसिल पॉइंट इस टिप पे रखनी है। और याद है स्टील पॉइंट कंपास का इधर रखना है, पेंसिल पॉइंट यहां रखनी है। ठीक, तो इतना आप कंपास को खोल लो। इतना खोलकर अब आपने कंपास को घुमा के परली साइड पे जाना है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये आपके पास अब क्या आ जाएगा? जरा देखो इधर, अब ये आपके पास इधर आर्क नहीं लग जाएगी यहाँ पे?
देखिए इस जगह पे हम एक आर्क लगा देंगे नीट सी। असल में देखिए ये सारी वर्किंग आपने दिखानी है तो थोड़ा सा स्पीड तेज रखकर विद इन 2 मिनट्स देखिए हो जाएगा। ज़ाहिर है मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए इट टेक्स टाइम, बट यू कैन डू इट क्विकली। तो अब आपने इधर जब ये आर्क लगा ली थी तो अब इधर से आप इसको ऐसे शार्प सा एक नुक्ता लगा लो। लेकिन ये बाकी फालतू पोर्शन ऑफ द लाइन, ये जो फालतू बहुत ज्यादा है, इसको आप बेशक मिटा दीजिए। जी अलाउड होती है ट्रेसिंग पेपर वाली भी, लेकिन मर्जी अगर आप उससे करते हो, वो तरीका आता है तो ठीक है, लेकिन ये आर्क्स वाली वर्किंग जरा रिलायबल भी है और ज्यादा बेहतर। ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद बताइए दूसरा स्टेप क्या था। दूसरा स्टेप ये था कि आपने अब क्या करना है कि यहां से इस पॉइंट को, या चले मैं पहले इस नुक्ते को जोड़ता हूं। इस नुक्ते को इससे जोड़ा आपने डॉटेड लाइन से, और फिर इसी फ्लो में आप इसको एक्सटेंड करके ले गए, बिकॉज 180 डिग्री की रोटेशन आ रही है। ठीक है जी। अब क्या करना है आपने कि इधर से लेके इधर तक कंपास को खोलना है, और फिर ऑपोजिट साइड पे कंपास को ले जाके इधर से यहां पे आप एक आर्क यूं लगा दोगे। ठीक है। तो हमारे पास आर्क बनेगी यहां से बेसिकली इधर जाके, तो इधर आप लगा दो एक दूसरी आर्क, और यही हरकत आपने बाकी सारे पॉइंट्स के साथ भी करनी है। नाउ वॉच। तो देखिए अब इस थर्ड वाले जो पॉइंट है इसके साथ भी विल डू द सेम प्रोसेस, कि देखिए आई विल जॉइन इट विद दिस लाइन। ठीक है, लाइक दिस, एंड आई विल एक्सटेंड इट, क्योंकि दिस इज 180 डिग्री की रोटेशन, तो आई विल एक्सटेंड इट इन द सेम डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है। अब जब यहां तक आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो नाउ यू विल ओपन द कंपास लाइक दिस, इधर से इधर तक, और फिर इसको यहां से ही इधर तक घुमा के इधर से आर्क लगाएंगे। तो अब जब इस पे आर्क लगेगी ऐसे, तो अब इधर आप इसको यहाँ पे लाकर यूं आर्क लगा लोगे। ठीक है। इधर ही आर्क लग जाएगी सेंटर से। अब ये जो चौथा पॉइंट है, जरा इधर देखिएगा। अब आपने इस नुक्ते को इस सेंटर के साथ आपने जोड़ दिया ऐसे। ठीक है। अगेन तो ये वैसे इसी लाइन के ऊपर ही आ रहा है ऐसे करके। तो अब आपने इधर से इधर तक कंपास को खोला, और परली तरफ जाके इधर से इधर आपने, सॉरी, उतनी ही लाइन पे यहां से आपने यूं आर्क लगा दी। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये आपके पास इस तरह से ये चीज आ जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि क्या मैं इनको ज्वाइन अप कर सकता हूं ऐसे। तो देखें इन सारे पॉइंट्स को अब आप ऐसे ज्वाइन अप करोगे, इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा शेप ए के साथ इधर शेप बी वाला केस। तो मुझे एक बात बताइए कि शेप ए और शेप बी समझ में आ रहा है, ए कैसे होगा। क्यों जी। चलिए, तो अब ये आपके पास रोटेट होकर शेप ए 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन फॉर 2 मार्क्स, ये इस तरह से आ जाए। अच्छा अब ये बहुत ज्यादा फालतू लाइनें, इधर से इधर तक वाली ये मिटा दो, यहाँ से यहाँ तक वाली मिटा दो, यहाँ से यहाँ तक वाली मिटा दो, ताकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ना लगे। अच्छा इसको, चूंकि ये ओरिजिन वाला केस था और बड़ा एक सीधा सीधा केस है, लेकिन मैं आपको तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहा हूँ ना, जो हर तरह के केस पे जो है वो लगेगा। नहीं, लेकिन ये साइंस ऑपोजिट वाली हरकत और ये हरकतें नहीं करनी, ये हर दफा अप्लाई नहीं होता इस तरह। आपने सिंपली इसको प्रॉपर ग्राफ के थ्रू करना है। वैसे देखो ना जरा, यहाँ से इधर तक ये एक डायगोनल जितना फासला है, तो ये इधर से भी एक डायगोनल जितना होगा। इधर देखो ये इस तरह इस पूरे वर्टिकल रेक्टेंगल के एक फुल डायगोनल जितना है, तो इधर से भी वर्टिकल रेक्टेंगल के एक फुल डायगोनल जितना है। लेकिन अगेन यार, इस तरह का तरीका ना ही करें तो बेहतर है। जो प्रॉपर इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो रखो जहन में, ताकि कोई भी केस आए तो यू कैन डू इट, क्योंकि ये आर्क्स वगैरह ये सारा सबूत दिखाना मस्ट है। ठीक है। इसी के वो आपको मार्क्स वर्क्स देगा। अच्छा जी, अब आइए जरा इस क्वेश्चन नंबर 23 में, कि देखिए वो कहता है कि ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड, डिस्क्राइब फुली
the single transformation that maps a triangle onto the triangle B. तो ये आप कैसे करेंगे, जरा ट्रांसफॉर्मेशन के सारे रूल्स रेगुलेशंस बच्चों रिकॉल कीजिए। तो बच्चों जरा अब इस सवाल में देखिएगा, कहता है कि ट्राइंगल ए जो है वो मैप हो रहा है बी पे। हमने डिस्क्राइब करना है द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। देखिए आपने इसमें करना ये होगा कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जब वो कहता है कि आपने डिस्क्राइब करना है फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, तो आपको याद है कि ट्राइंगल ए को हम मानते हैं इसमें एज द ऑब्जेक्ट, और ऑन टू ट्राइंगल बी है तो ट्राइंगल बी को हम मानेंगे एज द इमेज। तो देखिए ट्राइंगल ए जो है हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम इसमें ओ लिख देंगे, और बी हमारा इमेज है तो हम इसमें आई लिख देंगे। आपको याद है बच्चों कि हमने चूंकि डिस्क्राइब करना है कि इस ए को ऑन टू बी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर जा रही है, तो उसके लिए ए ऑब्जेक्ट है और बी इमेज है, तो इस ऑब्जेक्ट ट्रायंगल के कॉर्नर्स के जो नाम थे याद है वो आप अपनी मर्जी से रखते हो। अब ये चूंकि ट्रायंगल ए बी इनके नाम है तो आप इन कॉर्नर्स को पी क्यू आर का नाम दे दो। सपोज मैं इस कॉर्नर को पी कह लेता हूं, इस कॉर्नर को क्यू कह लेता हूं और इस कॉर्नर को आर कह लेता हूं। देखिए अब ये जो 90 डिग्री वाला कॉर्नर है ऑब्जेक्ट में मैंने इसको पी कहा है, तो बी इमेज में ये जो 90 डिग्री वाला कॉर्नर होगा इसको याद है हमें पी डैश कहना पड़ेगा, तो हम इसे पी डैश कहेंगे। इसी तरह से अब गौर करो कि देखो ये पी से 2 बॉक्सेस दूर जो है क्यू है और 4 बॉक्सेस दूर आर है, तो इसी तरह से इस पी डैश से 2 बॉक्सेस दूर फिर यहाँ पे कौन होगा, क्यू डैश होगा, और इस पी डैश से 4 बॉक्सेस दूर जो है वो यहाँ पे आर डैश होगा। तो ये बेसिकली पी डैश, क्यू डैश और आर डैश इस तरह उसने हमें दिया हुआ है। तो हम एक काम ये करते हैं, अब जरा गौर कीजिएगा कि देखिए इसमें आपके पास अब ये पी और पी डैश, क्यू और क्यू डैश, आर और आर डैश, ये 3 आपको ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि देखिए इसमें पी और पी डैश, क्यू और क्यू डैश, आर और आर डैश, ये 3 हमारे पास इस तरह से सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस। तो हम ये करने वाले हैं कि देखिए ये ऑब्जेक्ट और इमेज जो हमें इस तरह से दिए हुए हैं, हम ये करेंगे कि सबसे पहला काम पी और पी डैश का, आपको याद है अब देखिए ये इतना तो नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो ट्रायंगल बी पे जब मैप हो रहा है तो ये तो सेम ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, यानी ये कोई आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। याद है आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है या तो रिफ्लेक्शन होती है या रोटेशन होती है या ट्रांसलेशन होती है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, आप ट्रांसलेशन की पॉसिबिलिटी चेक करें। इतना हमें दिख रहा है, ट्रांसलेशन में तो क्या होता है कि देखो अगर ये ट्रायंगल ए ऐसी इस तरह लेटा हुआ है तो फिर इसका इमेज भी बिल्कुल इसी शक्ल का होना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ पे कुछ इस तरह हो रहा है। तो यानी या तो ये रिफ्लेक्शन है या फिर ये रोटेशन है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो ये नहीं हो सकती। बहरहाल रिफ्लेक्शन हो या रोटेशन, आपको बताया गया था कि पी और पी डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं, क्यू और क्यू डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। याद है अगर ये बाइसेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए तो ये रिफ्लेक्शन होगी, और अगर ये बाइसेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हुए बल्कि इंटरसेक्ट कर रहे हुए एक पॉइंट पर, तो फिर ये क्या होगा, ये यकीनन आपकी रोटेशन होगी। तो मैं सबसे पहले पी और पी डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं। देखो बच्चों पी डैश ये पॉइंट है और पी ये पॉइंट है, तो आप पी और पी डैश को जो ये डॉटेड लाइन जोड़नी नहीं है, वैसी बस इमेजिनरी सोचें कि ये जो पी से पी डैश तक की डॉटेड लाइन है, ऐसे बना रहा हूं मैं हवाई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो आपने इधर ड्रॉ करना। तो याद है पी पे रखकर आप पी डैश से
क्या करते थे, पी पे रखकर स्टील पॉइंट पी डैश तक खोल लो या पी डैश से थोड़ा पीछे बस, यानी पी और पी डैश को जो लाइन जोड़ती है इसके हाफ वे मार्क से कंपास ज्यादा ही खोल। तो याद है, पी पे रखकर पी डैश तक या पी डैश से थोड़ा पीछे मोर देन हाफ खोल कर एक आर्क आप लगाएंगे इधर और एक आर्क आप लगाएंगे यहाँ। फिर इसी तरह उतना ही खुला रख के पी डैश पे रखना है और एक आर्क लगानी है इधर और एक आर्क लगानी है इधर। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जब जोड़ेंगे इस तरह करके तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका नहीं बन जाएगा इसका। तो मैं आपको सपोज यहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका बना के दिखाता हूं ऐसे कि सपोज बच्चों ये इनका ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, मिसाल के तौर पे इस तरह का ये बाइसेक्टर जो है यूं सपोज ऐसे करके यहाँ पे यूं बन गया, ठीक है जी। तो ये पी और पी डैश का सपोज हम बाइसेक्टर जो है वो ऐसे करके बना लेते, तो कुछ ऐसा बन गया ये पी और पी डैश का। अब आपने क्या करना है कि क्यू और क्यू डैश का, जो क्यू और क्यू डैश है इसका बाइसेक्टर बनाना। तो देखो क्यू और क्यू डैश को जो परपेंडिकुलर ये जो सॉरी लाइन जोड़ती है इस फासले के हाफ से ज्यादा आपने कंपास खोलो। तो आप क्यू पे रखकर क्या करेंगे, अब इधर देखिए क्यू पे रखा आपने स्टील पॉइंट, तो अब एक दफा आपने इधर बाय आर्क लगाई, एक दफा इधर लगा ली, फिर क्यू डैश पे रखा, एक दफा इधर आर्क लगाई, एक दफा इधर आर्क लगाई, और अब इसको आपने यहां से यूं ऐसे जोड़ देना। तो मकसद कहने का ये है कि मैं तो देखिए रफ स्केचिंग कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर ये इस तरह के बाइसेक्टर्स बनेंगे, लेकिन आप अगर गौर से देखिए तो आपका जो बाइसेक्टर बनता है इस केस में जो बाइसेक्टर बनेगा वो आप प्रॉपरली खुद ड्रॉ करके क्यू और क्यू डैश का देख लें। तो बच्चों आपने इस क्यू और क्यू डैश का बाइसेक्टर जब बनाया तो बाइसेक्टर इस क्यू और क्यू डैश का ना जी कुछ समवेयर रफली बनता है। एक सेकंड में इस पिछले को ठीक कर दूं। बहरहाल अब आपको ये तो देखिए सबको पक्का पता है कि किस तरह से ये बाइसेक्टर्स बनेंगे। पी और पी डैश का तो इस तरह हमने बना दिया, और क्यू और क्यू डैश का बाइसेक्टर जो है ना जी कुछ बनेगा इस तरह करके। अब देखिए ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बन रहा है बाइसेक्टर क्यू और क्यू डैश। तो आपने जाहिर है वो आर्क्स तो पीछे लगाई हुई होंगी सारों की दोनों तरफ, तो आप इसकी भी आर्क्स जो है वो यहाँ से लगाकर, तरीका तो आपको बाइसेक्टर्स बनाने का पता है। तो करना ये था कि क्यू पे रखकर क्यू डैश तक या उससे थोड़ा पीछे तक खोल के एक आर्क ऊपर, ठीक है, और एक आर्क नीचे आप बना लेते, और इसी तरह फिर क्यू डैश पे रखकर एक आर्क ऊपर एक नीचे, तो ये बाइसेक्टर्स आपके यूं बन। अब देखिए हमें पिक्चर में क्लियरली नजर आ रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला भी और ये दूसरा बाइसेक्टर भी, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे, बल्कि ये क्लियरली इस नुक्ते पे एक दूसरे को क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, इस नुक्ते पे दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो जब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करें तो ये क्लियर हो जाता है कि ये फिर यकीनन क्या है, ये एक रोटेशन है। तो देखिए ये किस हमने डिस्क्राइब करना था ना, तो हम कहेंगे कि जी ये एक रोटेशन हो रही है कितने डिग्रीज की। अब रोटेशन में आपको याद है CDA बताना होता, रोटेशन में बच्चों आपने CDA की इंफॉर्मेशन देनी है। C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ रोटेशन, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड A स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ रोटेशन। अब सेंटर ऑफ रोटेशन तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर्स होगा। तो ये आप देख रहे हो कि इसका कोऑर्डिनेट 1 और -1 आ, तो इसका मतलब है कि दिस इज अ रोटेशन जिसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, आप बेशक इस तरह पूरे जुमले फॉर्म में ना लिखो, इस तरह बस लिखते जाओ कि सेंटर ऑफ रोटेशन इसका 1, -1 है। तो रोटेशन थी ये 1 मार्क, तो इस बात का वो दे रहा है कि ये एक रोटेशन है जिसका सेंटर 1, -1 है। और बच्चों अब आपने इसका डायरेक्शन और एंगल कैसे तलाश करना था, याद है डायरेक्शन और एंगल के लिए आप कोई सा एक पॉइंट पिक कर लो, पी और पी डैश। अब आपने क्या करना है कि इस पी वाले को भी, याद है पी को भी सेंटर के साथ यहां से जोड़ना है, ऐसे सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पी डैश को भी आपने यहां से, याद है सेंटर के साथ जोड़ना। तो आप जब इनको सेंटर के साथ जोड़ोगे
तो आपको इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो देखिए क्लियरली नजर आ जाएगा कि ये जो दरमियान में इनके एंगल बन रहा है, देखिए डैश भी जोड़े सेंटर के साथ तो ये दरमियान में इनका एंगल बनेगा 90 डिग्रीज का। अब गौर कीजिए कि जब ये एंगल 90 डिग्रीज इधर बन रहा है तो आपने ये सोचना है कि दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन इनका 1 and -1 है और एंगल ऑफ रोटेशन इनका 90 डिग्रीज है। वैसे मैं इसका एक कंप्लीट जुमला आपको भी बताता हूं कि एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री है और अब सिर्फ डायरेक्शन आपने बतानी है कि किस तरफ वो जा रहा है। तो देखिए उसमें उसने ए को बी के ऊपर मैप किया था ना, तो इसका मतलब है कि ये पी पॉइंट उठकर जब पी डैश पे जाएगा तो ये कौन सी डायरेक्शन बनती है। देखिए इस सेंटर के अबाउट जब ये पी उठकर पी डैश पे जा रहा है तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है, घड़ी की फेवर में ही जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक क्लॉकवाइज रोटेशन जो है यहाँ पे ये यूं हो रही है। लेकिन बच्चों इसको पूरा जो वर्किंग थी ये तो खैर आपने अब इस पूरी इतने काम को ना, ये जो जितना आपको इस वक्त ग्रिड पे नजर आ ये वर्किंग है ऑफिशियल, इसको आपने रहने देना है। लेकिन यहाँ पे जो जुमला हम लिखते हैं उसकी कंप्लीट प्रॉपर वर्डिंग्स का सीक्वेंस ये होना चाहिए जो मैंने आपको इधर ही से बताया था। याद है कि यहीं से हम इसको स्टार्टर देते हैं। किसी हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी, triangle A is mapped on to triangle B by a 90 degree clockwise rotation, 90 degrees clockwise rotation about the center, about the center 1 and -1। तो वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल A जो है it is mapped on to B by a 90 degree clockwise rotation about the center 1, -1। तो यहां तक आपके पास ये जो एक पॉइंट आता है तो इसको अगर हम क्रॉस चेक करें बैक से तो देखिए उसने ही कहा हुआ है कि रोटेशन है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और सेंटर 1 and -1। तो तीनों बातें हमारी इसमें फुलफिल हो रही हैं। तो उसको एक प्रॉपर जुमले में इस तरह से लिखना चाहिए। ये था बच्चों आपका पूरा प्रोसीजर इस पार्ट ए के लिए। देखिए 16th क्वेश्चन में इट सेज कि देखिए आपको मैंने ना ये IGCSE के ईयरलीज में भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत क्लियरली सारा रिकॉल करवाया हुआ है। उन ईयरलीज को भी जरा फास्ट ट्रैक पे लगा के जरूर देखिए क्योंकि है तो मैथ्स ही अल्टीमेटली। तो देखिए उसने कहा कि ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। बच्चों याद है कि ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि वो कहता है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करो दैट मैप्स ए ऑन टू बी। इस लिहाज से आपको याद है ए हमारा ऑब्जेक्ट है और बी हमारा इमेज है। मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट से इमेज जो जा रहा है, ऑब्जेक्ट के किनारों का नाम तो आप इधर से पी क्यू एंड आर रख के यूं रख लेंगे। अब देखिए ये जो 90 डिग्री वाला कॉर्नर है इधर भी 90 डिग्री वाला कॉर्नर पी डैश होगा। इधर देखिए P से 2 डब्बा दूर Q है, इधर भी P से 2 डब्बा दूर जो है वो Q डैश होगा और इधर P से 1 बॉक्स दूर R है और इधर 1 बॉक्स दूर R डैश होगा। तो ये तो लेबलिंग करके आप एंड पे मिटा भी देंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि ये P उठकर P डैश पे जा रहा है, Q उठकर Q डैश पे जा रहा है और R उठकर R डैश पे जा रहा है। सबसे पहली थॉट ये देनी होती है कि क्या ये ऑब्जेक्ट जो इमेज पे मैप हो रहा है इनका साइज में कोई चेंज तो नहीं आ रहा। याद है अगर साइज सेम रहे तो ये फिर आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इट इज ईदर रिफ्लेक्शन गोइंग ऑन या इट इज रोटेशन गोइंग ऑन एंड या नंबर 3 इट इज ट्रांसलेशन। मैंने आपको हमेशा बताया था कि पहला थॉट
ट्रांसलेशन की पॉसिबिलिटी पे देना है कि ये शेप सिंपली उठ के एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा रही। तो वाकई यहाँ दिख रहा है कि देखो ये शेप सिंपली उठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि ये एक ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में आपको याद है कि आपने सिर्फ उसका वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का कॉलम वेक्टर निकालना होता है कि कितना हर पॉइंट एक्स में मूव किया है और कितना वाई में मूव किया है। तो देखिए आप अगर कोई एक पेयर उठा लो पी और पी डैश का, तो जरा चेक कीजिएगा कि पी जो है वो इधर से इस पी डैश पे जाने के लिए कितना मूव हुआ। तो देखिए पी पहले एक्स एक्सिस में मूव करते हैं ना, तो 1 2 3 कदम लेफ्ट पे मूव हुआ और 1 2 3 4 कदम ऊपर। तो 3 कदम लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि इसका जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है वो आएगा -3, और 4 कदम देखिए ये ऊपर गया है उसी पी से 1 2 3 कदम लेफ्ट और 1 2 3 और 4 कदम ऊपर। इसी तरह क्यू को देख लें, यहाँ से ये 1 2 3 कदम लेफ्ट और 1 2 3 4 क्यू डैश पे 4 कदम ऊपर। आर को भी इसी तरह देख लें कि 3 स्टेप्स लेफ्ट जा रहे हैं और 4 स्टेप्स ये देखिए अप जा रहे हैं। इसका मतलब है ये एक ट्रांसलेशन है जिसका मैट्रिक्स -3 और 4 बनता है। तो हम कहेंगे डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए is mapped onto triangle B. A is mapped onto triangle B by a translation of T -3 4। तो ये आएगा ट्राइंगल A is mapped onto B by a translation of T -3 4। तो हर पॉइंट देख लीजिए कि वो इक्वली इस तरह से जा रहा है। तो जब वंस यू आर डन, तो जी फिर ये जो क्यू डैश पी डैश आप लिखते होते हो ये बातें बेशक उस पार्ट के लिए मिटा दिया करो, लेकिन वो बाइसेक्टर्स वगैरह या आर्क्स आर्क्स वो मिटानी नहीं। अच्छा अब देखिए वो कहता है कि triangle A is mapped onto triangle C by an enlargement with center 0 3 and a scale factor -2। कहता है on the grid draw and label triangle C। तो देखिए आपको सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0,3 दिया हुआ है। तो अब आप देखिए कि इधर से मैं सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0,3 ये वाला कर दूंगा, ये आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ठीक है। तो ये शार्प पॉइंट आ गया और स्केल फैक्टर -2 है। बच्चों आपको एक बात बताई हुई है कि स्केल फैक्टर नेगेटिव होने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो है वो लाई करेंगे ऑन दी ऑपोजिट साइड्स। ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाई ऑन दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। याद है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है वो लाई करेंगे। तो गौर कीजिए कि अब -2 पे हमने जाना है। तो उसने कहा था ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू सी। सी ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू सी। तो आपने सबसे पहला ये करना है कि देखिए मैं इसमें आपको अब जरा इस तरह लेकर आता हूँ कि पहले इस कॉर्नर को याद है इधर तक पहले सेंटर से जोड़ते थे, और फिर चूंकि अब गौर से देखिएगा कि सेंटर के इस तरफ ऑब्जेक्ट का नुक्ता है तो उसके इमेज का नुक्ता, तो फिर सेंटर के अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो इमेज तो ऑपोजिट साइड पे होगा क्योंकि के नेगेटिव है। तो आपने यहाँ से इसी फ्लो में इसको प्रोसीड कराना है ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस। फिर आपको याद है बच्चों के अब देखिए ये इधर से इधर तक कंपास खोलना है आपने कि देखिए अब स्टील पॉइंट कंपास का इधर से इधर तक आपने खोला और अब आपने ऑपोजिट साइड पे इधर से एक कदम यूं लिया सेंटर से ही और दूसरा कदम फिर वही कंपास अगले इस पॉइंट पे रख के एक कदम यूं लिया। ये आप वैसे भी कर सकते थे कि देखिए ये एक डायगोनल जितना बॉक्स देखो ना, ये इस बॉक्स में गौर से देखें तो ये डिस्टेंस एक डायगोनल जितना बन, तो आपने परली तरफ अब सेंटर ही से आगे एक डायगोनल और दो डायगोनल जितना जा, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट का जो के -2 पे इमेज होगा वो उस तरफ होगा। तो देखिए सेंटर से जितना ऑब्जेक्ट का फासला बने उतना ही फासला आपने ऑपोजिट साइड पे जाना है, एक कदम और दो कदम, क्योंकि ऑपोजिट के -2 है। फिर इसी तरह से आपने इस पॉइंट को जोड़ दिया अब इसके साथ, तो ये आपके पास यूं आ गया ऐसे करके और इसको इसी फ्लो में हम यहाँ से यूं ले गए। तो अब गौर कीजिएगा बच्चों कि ये आपने इसी फ्लो में फुट रूलर से ऐसे एक्सटेंड किया, ठीक है, और अब आपने कंपास से खोला इस पॉइंट से लेके इधर तक, ठीक है, ये जितना फासला हो। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज इसके इस साइड पे है तो इमेज तो ऑपोजिट साइड पे होगा।
तो इस पॉइंट का ये अगर बन रहा है 3 डायगोनल्स जितना फासला, तो इसी तरह से ये एक डायगोनल इधर जाएगा और एक डायगोनल इधर जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो सी जितना ये डिस्टेंस था उतना ही परले एंड पे एक ये डब्बा और एक ये डब्बा आप यूं चले जाएंगे। तो कंपास यूज कर लें, बेस्ट तो यही है कि आप पहले स्टील पॉइंट इधर रख के इधर तक का फासला खोल लें शार्प, और अब ऑपोजिट साइड पे आपने जाना है तो स्टील पॉइंट यहाँ रख के पहले आप एक आर्क इधर लगाएंगे उसको, फिर इस जगह पे रख के स्टील पॉइंट एक आर्क इधर लगाएंगे। याद है वो तरीके? ये मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी क्लास में इस तरह की। तो अब अगर हम देखें तो इस तीसरे पॉइंट को भी इसी तरह से पहले सेंटर से जोड़ के इसी के ऑपोजिट फ्लो में इसको एक्सटेंड करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अब इसमें तो दिख रहा है यहाँ पे ये 3 बॉक्सेस जितना ये फासला है, हॉरिजॉन्टल है तो इस तरह ही गिन लेते हैं। अब चूंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट, तो इमेज का पॉइंट सेंटर के ऑपोजिट साइड पे होगा क्योंकि के नेगेटिव है। तो अब सेंटर ही से यहाँ से एक 3 डब्बे जितना आपने यहाँ से ये आर्क लगाई, फिर इधर रख के यहाँ से ये आर्क लगाई, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा वो दूसरा पॉइंट यूं करके। तो अब जब इसको जोड़ेंगे तो सी इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आएगा आपके पास ट्राइंगल सी का इमेज विद k-2। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई है कि देखिए हमेशा हम इस ऑब्जेक्ट पॉइंट को पहले सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से जोड़ते। अगर तो k पॉजिटिव होता तो देखो सेंटर के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी एक्सटेंड होता, लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज उसके ऑपोजिट साइड पे होगा। फिर आपने क्या करना है, सेंटर से इधर तक का ये फासला नापा कंपास से, तो ऑपोजिट साइड पे जाना है, तो सेंटर से इसी तरफ ये पहला कदम, फिर इधर कंपास रख के ये दूसरा कदम, तो ये आपका पॉइंट होगा। इसी तरह से अब इस पॉइंट को इसके साथ हमने जोड़ा तो ये इसके ऑपोजिट चला गया ऐसे। तो अब ये जितना फासला है उतना ही ये फासला होगा, उतना ही ये फासला होगा। और इसी तरह से सेंटर के इस तरफ जितना ये डिस्टेंस है ऑपोजिट साइड पे उतना ही ये डिस्टेंस होगा, उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक सी ट्राइंगल इस तरह से यूं आ जाएगा। तो ये इसके जी कोऑर्डिनेट्स सी के बनते हैं। तो ये आप बेशक इधर से देख लीजिएगा, जब पॉज करके देखेंगे तो ये इस तरह का कोऑर्डिनेट्स इसके इसके और इसके बन जाएंगे। तो बैक पे उसने मे भी इसका सिर्फ कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में जवाब दिया हो ताकि आप उसको रेफरेंस में देख सकें। बहरहाल उसने कहा था ड्रॉ करना है। बहरहाल देखिए 2 5 6 5 एंड 6 3। तो ये देखिए 2 5 वाकई हमारा इधर आ रहा है इस ट्राइंगल सी के। देख लीजिए एक 2 5 कोऑर्डिनेट है, एक 6 5 है और एक 6 5 है, 6 3। तो ये आपके पास ऐसे करके यूं बन जाएगा। देखिए 24th में कहता है कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी बाय अ ट्रांसलेशन। ठीक है, triangle A is mapped onto triangle B by a translation followed by an enlargement with center 10-4। The translation maps triangle A onto triangle C। अच्छा थोड़ा गौर करो कि 2018 से पीछे ना, 2018 एंड बी बैकवर्ड्स थोड़ा सा जरा लेवल ऑफ डिफिकल्टी P2 का GCIG दोनों में जरा हाई रहता था, बट अब रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ये रिलैक्स है उस मामले में। थ्रेशोल्ड्स भी बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह आप घबराएं मत, आप इसको रिवाइज करते रहिए और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए इसने उसमें हमें ये कहा है कि देखिए अब इसमें ना ये डबल ट्रांसफॉर्मेशन वैसे इतनी ज़्यादा होती नहीं सवालों में अब रिसेंट ईयर्स में, सिंगल सिंगल ही वो करता है। तो ट्राइंगल ए कहता है इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी बाय अ ट्रांसलेशन। पहले कहता है ए मैप हुआ बी के ऊपर पहले ट्रांसलेशन से, followed by an enlargement with center 10 and -4। The translation maps triangle A onto triangle C and the enlargement maps C onto B। तो कहता है write down the scale factor of the enlargement। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है इसमें कि कहता है कि ट्राइंगल ए जो है जी वो मैप हुआ उस सी के ऊपर। तो जरा इसको थोड़ा सा हम पहले समझेंगे। अच्छा बच्चों, अब इसमें ना ये जो इस टाइप का सवाल है, एक तो आप ये परेशान ना हो कि अब रिसेंट ईयर्स में यू सीन वो सिंपल सिंपल सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करता है। आपने बहरहाल इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी अप्रोच देखनी है। इट्स अ वेरी यूनिक क्वेश्चन, लेकिन चलें नॉर्मली वो स्ट्रेट रेट आपको सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेगा। तो कभी अगर इस तरह का मिसाल हो भी जाए तो आपने एक काम सिंपली ये करना है कि देखिए वो ये कह रहा था, देखो इस सवाल को ना आपको जरा पहले थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है कि वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए जो है
वो मैप हुआ ऑन टू ट्राइंगल बी बाय अ ट्रांसलेशन। पहले यानी ट्राइंगल ए पहले ट्रांसलेट हुआ है। देखिए ये ट्राइंगल ए पहले ट्रांसलेट हुआ है। अब जाहिर है ये ट्रांसलेट तो कहीं भी हो सकता था, इधर उधर इधर कहीं भी, लेकिन इस साइडों पे नहीं हो सकता क्योंकि ग्रिड ही अवेलेबल नहीं। तो ये यकीनन ट्राइंगल ए कुछ इस साइड की तरफ पहले ट्रांसलेट हुआ है, और वो कहता है फिर फॉलोड बाय एन एनलार्जमेंट, फिर उस ट्रांसलेटेड ट्राइंगल को यकीनन फिर एनलार्ज करके ट्राइंगल बी बनाया गया। तो अब इसमें एनलार्जमेंट का जो सेंटर था वो 10n-4 था। चलिए हम जरा मार्क कर लेते हैं कि 10n-4 कहाँ पे आता है। ये 10 आ रहा है और ये -4 आ रहा है, तो ये आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हो जाएगा ये वाला। तो सी दिस इज गोइंग टू बी, सॉरी, ये आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ये बनता है। ठीक है, दिस 10n-4 इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। तो आपने ना अब इसमें थोड़ा सा ये सोचना है कि देखिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा है। कहता है द ट्रांसलेशन मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी। कहता है ट्रांसलेशन से पहले ट्राइंगल ए कुछ ट्राइंगल सी बना है, ठीक है, और फिर ट्राइंगल सी एनलार्जमेंट्स मैप कर रहा है सी को ऑन टू बी। जहन में मेरे वैसे एक स्केच आप इस तरह से सोचें कैसे बनेगा। देखिए अब आपको ना सबसे पहले ये देखना है कि वो जो ट्राइंगल था जो बीच में, पहले ये ट्राइंगल ए जो ट्रांसलेट हुआ है, देखिए हम यूं कर लेते हैं सबसे पहले कि देखिए जब वो एनलार्ज हुआ होगा, ट्राइंगल ए पहले ट्रांसलेट हुआ होगा, और जब ये ट्राइंगल ए एनलार्ज हुआ होगा तो आपको याद है कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से हम इमेज का हर कॉर्नर, ये फाइनल इमेज है ना, ये जो ट्राइंगल बी है ये फाइनल मोस्ट इमेज है एनलार्जमेंट के बाद। तो हम उसका जाहिर है हर ऑब्जेक्ट पॉइंट भी और इमेज पॉइंट भी, याद है हम सेंटर से इस तरह उसको जोड़ते होते थे। तो ये भी सेंटर से हम सारे इन पॉइंट्स को यूं सपोज ऐसे जोड़ लेते। देखिए अब आप ये सोचो कि ये जो ट्राइंगल ए था, ये ट्राइंगल ए पहले हुआ है ट्रांसलेट, यानी ये बिल्कुल इसी रुख में उठकर इन तीन लाइनों के ना दरमियान में ही कहीं जाहिर होगा, तभी तो वो फिर ट्राइंगल एनलार्ज हुआ होगा। तो ये जो ट्राइंगल ए है दिस मस्ट हैव बीन ट्रांसलेटेड पहले। देखिए ट्रांसलेशन में तो आपको पता है कि ट्राइंगल ए जब ट्रांसलेट होकर सी ट्राइंगल बनेगा, जैसा वो कह रहा है द ट्रांसलेशन मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू सी, वो सी हमने ढूंढना है कहाँ बनता है। तो जब ये सी बनेगा तो ट्राइंगल ए का साइज और ट्राइंगल सी का साइज तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा फिर नहीं होना चाहिए। यानी देखिए मैं ये सोच रहा हूं असल में कि इस ट्राइंगल ए का और ट्राइंगल सी जब ट्रांसलेट होके बनेगा तो उसका साइज, बेस और हाइट बिल्कुल एक जैसी होगी। तो देखिए अगर इसकी ये बेस 3 यूनिट्स है, देखो ना 3 डब्बों जितनी है, और इसकी हाइट 2 बॉक्सेस जितनी, तो उस ट्राइंगल सी का भी 3 डब्बे जितनी बेस और 2 डब्बों जितनी हाइट नहीं होगी। इन बिटवीन दीज डॉटेड लाइंस जो बाद में इनलार्ज होके फिर वो ट्राइंगल बी बना। तो जरा गौर कीजिएगा कि अगर ये 3 बॉक्सेस है तो यहाँ कहाँ पे लाइनों के दरमियान 3 बॉक्सेस। अब देखिए ना ये 3 बॉक्सेस है, तो जब ये साइड इनलार्ज होके ये बनी होगी तो इन्हीं दो लाइनों के दरमियान, इन दो लाइनों के दरमियान जरा देखिए वो ट्राइंगल के 3 बॉक्सेस कहाँ जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ से इधर तो नहीं 3 बॉक्सेस बन रहे, यहाँ पे भी 3 बॉक्सेस जितना नहीं, ये तो 1.5 बॉक्सेस जितना फासला है। पर आप गौर कर रहे हो कि देखो ये जो फासला है, सी एग्जैक्ट 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्सेस जितना। तो इसका मतलब है कि ये अगर 3 बॉक्सेस जितना डिस्टेंस है इन दो लाइनों के दरमियान, जो इसका इमेज है, ये दो लाइनें जो जा रही हैं इन दो के दरमियान ट्राइंगल ए जो ट्रांसलेट हुआ होगा, वो जो ट्राइंगल सी बन रहा है उसकी यकीनन जो आपकी बेस है ना वो ये बनी होगी। ठीक है, ये बेस बनी होगी। अब ये वैसे एक ड्राइंग में अजम्पशन वाला तरीका हम सोच रहे हैं जिसमें सही जवाब निकल सकता है कि ये आपके पास 2 इसकी हाइट है, और अब देखिए ना ये हाइट जब एनलार्ज होकर उस ट्रांसलेटेड ट्राइंगल से ये बनी होगी, तो फिर इसका मतलब है हाइट फिर इन दो लाइनों के दरमियान हमें देखना है कि उस ट्राइंगल जब ट्रांसलेट हुआ होगा तो 2 डब्बों जितनी उसकी हाइट है। सर देखिए इधर तो एग्जैक्ट 2 डब्बों जितनी हाइट नहीं आ रही दोनों लाइनों। इसका मतलब है कि ये हमारा ट्राइंगल जो है वो एग्जैक्टली ये बन रहा है ट्राइंगल से। तो देखिए ट्राइंगल ए यकीनन पहले हुआ होगा ट्रांसलेट इस तरह,
इस पे ट्रांसलेट हुआ होगा, और फिर यही ट्राइंगल सी वो कह रहा है कि फिर देखिए एनलार्ज हुआ है इस सेंटर के अबाउट। ट्राइंगल सी तो मैंने पहले ही ढूंढ लिया थोड़ा सोच वाले तरीके से कि यार ये 3 बॉक्सेस है तो ये भी 3 बॉक्सेस होगा इस लाइन में, ये 2 बॉक्सेस जितनी हाइट है तो ये भी 2 बॉक्सेस इतनी होगी। टेंशन ना लो, इस टाइप के क्वेश्चंस अब रिसेंट ईयर्स में नहीं इतने आएंगे, तो आपने प्रैक्टिस के लिए सिर्फ उसको देखना, बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल टाइप की आपने देखी है कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। खैर ये आपके पास अब ट्राइंगल सी इस तरह आ गई। अब देखो उसने कहा तो हमें मिल गया वो ट्राइंगल कि ए देखो पहले ट्राइंगल सी पे ट्रांसलेट होके आया होगा और फिर ये ट्राइंगल सी एनलार्ज होके बी बना होगा इस सेंटर के अबाउट। तो वो कहते हैं राइट डाउन द स्केल फैक्टर ऑफ एनलार्जमेंट। तो बच्चों आप लोगों को स्केल फैक्टर ऑफ एनलार्जमेंट के का फॉर्मूला बताया गया था लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये देखो कि के पॉजिटिव है पहले या नेगेटिव है। देखिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेंटर के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ सेंटर के इमेज भी है, तो ये के तो पॉजिटिव होगा। अब देखो लेंथ ऑफ इमेज जो है वो कौन, जरा देखो ना ट्राइंगल सी का ये साइड और ट्राइंगल बी की ये साइड। अब बी चूंकि फाइनल इमेज है और सी ऑब्जेक्ट है, तो इमेज की लंबाई ये वाली बनती है टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस, और उसी के कोरिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट लेंथ बनती है 3 बॉक्सेस। तो ये आएगा आपके पास 6 इज द इमेज लेंथ, और उसी के कोरिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, देखिए ये इमेज की लेंथ 6 है तो उसी का कोरिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट लेंथ 3 है, तो ये 6/3 करके हम इसको स्केल फैक्टर को 2 कर देंगे। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल सी था, ये ट्राइंगल सी जो है ये ट्वाइस एनलार्ज होके ट्राइंगल बी बना। ठीक, तो आपको इसी कोरिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट और इमेज के थ्रू वो कर लो। अब वो कह रहे हैं ड्रॉ ट्राइंगल सी ऑन द ग्रिड, वो तुमने पहले ही बना लिया था सोच करके यार ये ट्राइंगल ए ट्रांसलेट हुआ होगा फिर ये एनलार्ज हुआ होगा। ठीक, तो अब आओ के कहता है ड्रॉ भी हो गया। अब इट सेज फाइंड द कॉलम वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसलेशन दैट मैप्स ए ऑन टू सी। तो देखिए ये ए जो है सी पे किस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के थ्रू आया, उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि देखो बस एक 90 डिग्री वाला कॉर्नर इधर और एक 90 डिग्री वाला कॉर्नर इधर, ये ऑब्जेक्ट था ना, ये उठ के इस पे आया। तो आप इस पॉइंट को देख लो कि इस पॉइंट तक आने में क्या कॉलम वेक्टर लगा। देखिए इसने 1 2 3 4 5 कदम टू द राइट और 1 कदम नीचे, तो हर कॉर्नर गौर करो, देखो ये पॉइंट इधर आ गया ना, तो ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स टू द राइट 1 स्टेप डाउन। चाहे ये वाला पॉइंट ले लो 1 2 3 4 5, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए 5 स्टेप्स राइट 1 स्टेप डाउन। इस पॉइंट को ले लो 1 2 3 4 5 स्टेप्स टू द राइट एंड 1 स्टेप डाउन। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फिर आया आपके पास 5 एंड -1। तो ट्राइंगल ए उठकर सी पे 5 एंड -1 के थ्रू गया। ये थोड़ा सा ड्राइंग का तरीका था। बहरहाल ट्रांसफॉर्मेशन इज क्वाइट सिंपल इन द रीसेंट ईयर्स नाउ, तो ये डबल ट्रांसफॉर्मेशन का इतना मसला नहीं। देखिए फिफ्थ सवाल ना इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप ये देखिए कि उसने पहले तो ये कहा कि डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स शेप ए ऑन टू शेप बी। मैंने आपको क्या कहा था, देखिए हमने इसमें वैसे सारे ज्योमेट्रिकल मेथड्स सीखे थे, वो ट्रेसिंग शीट वाला या ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मैट्रिक्स तो वैसे ही अब कोर्स में नहीं है, तो आपने इसको ना उन्हीं मेथड से करना है क्योंकि वो सबसे रिलायबल कह लो तरीके हैं, बाकियों में फिर आप मिस्टेक हो जाएगी। पर इसमें आप देखो कहता है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स शेप ए ऑन टू शेप बी। तो आपने शेप ए को ऑन टू शेप बी इसको ट्रांसफॉर्म करना है, शेप ए को शेप बी पे ट्रांसफॉर्म कराया जा रहा है। तो दैट मीन्स कि शेप ए इज द ऑब्जेक्ट एंड शेप बी इज द इमेज। ए इज द ऑब्जेक्ट एंड बी इज द इमेज। तो अब सवाल उसका ये था कि अगर शेप ए ऑब्जेक्ट है और बी इसका इमेज है तो हम क्या करें। करना ये चाहिए कि आपको सबसे पहले इसकी जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो मैंने आपसे क्या कहा था याद है कि ऑब्जेक्ट के इन कॉर्नर्स को अपनी मर्जी का कोई सा भी नाम दे दीजिए। अब इन शेप्स का नाम ए और बी है तो कोई अलग अल्फाबेट्स PQR चलो कर लेते हैं। ठीक, लेट्स कॉल इस वाले कॉर्नर को मैं P कह लेता हूं, ये जो कॉर्नर है, और इस कॉर्नर को मैं Q कह लेता हूं, इस कॉर्नर को R कह लेता हूं और इसको S। अब ये पेंसिल से लिख के एंड पे बेशक आफ्टर यू डू योर
वर्किंग, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स रब आउट या आर्क्स रब आउट नहीं करनी, लेकिन ये जो आपने इनके नाम कॉर्नर्स के लिखे हैं ये फिर आप मिटा सकते हो, ठीक है। तो शार्प खड्डे बेसिकली ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। लेकिन देखो ऑब्जेक्ट का नाम अगर आपने पी क्यू आर एस रखा है तो फिर इमेज का नाम उसके अकॉर्डिंग होगा। मुझे ये बताएं कि देखो ये जो कॉर्नर है जिसके एक बॉक्स दूर एस है, तो इधर भी देखो ये कॉर्नर और इसके एक बॉक्स दूर यहाँ एस है, तो क्या प्रिसाइसली ये पी डैश और ये एस डैश नहीं होनी चाहिए? देखो ना, ये अगर एक डब्बा जितना फासला पी एस है तो ये भी एक डब्बा जितना फासला पी डैश एस डैश नहीं होगा। फिर इसकी स्लोपिंग साइड पे इधर क्यू है, तो पी डैश की स्लोपिंग साइड पे इस जगह ये निशान क्या क्यू डैश का नहीं होना चाहिए? तो कॉरेस्पॉन्डेंस फिर आपने बड़ी क्लियरली मिलानी है, ठीक है। एंड देन दीज थ्रू टू बॉक्सेस लेंथ इज गोइंग टू बी आर डैश, तो मैं इसको यहाँ पे इस कॉर्नर को आर डैश नहीं कह सकता। तो अब अगर आपने ये सारी बात इधर देखी हुई है तो वो कहता है कि वो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताओ विच मैप्स ए ऑन टू बी। तो अब आपने करना ये है कि P उठ के जा रहा है P डैश पे, Q उठ के जा रहा है Q डैश पे, R उठ के जा रहा है R डैश पे, S उठ के जा रहा है S डैश। तो मुझे ये बताओ कि अब अगर P और P डैश, देखिए ये P और P डैश, तो इन दोनों P और P डैश को आपने इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाना। तो मुझे ये बताओ कि P और P डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने नहीं बनाना होगा। देखो एक बात गौर करो कि यू हैव टू डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो कहता है ए को मैप कर रही है बी पे। तो पूरा रिकॉल दे रहा हूं। तो पहले ऑब्जेक्ट को अपने कॉर्नर्स को नाम दिए, इमेज को उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डेंस नाम दिए, एंड देन इन सारे सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस में से याद है कोई से एनी टू आउट ऑफ दीज फोर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इमेज के सेट्स, इन दो का बारी बारी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर। तो मैं यूं करता हूं, लेट्स पिक पी एंड पी डैश। अब देखो पी से लेकर मैं कंपस को खोलूंगा पी डैश, देखो ये जो पी और पी डैश का फासला है, याद है इसके हाफ से ज्यादा खोलना है कंपस, कम नहीं खोलना। तो मैं पी पे स्टील पॉइंट रखकर इस पी डैश तक के फासले से थोड़ा सा कम बेशक कर लो, और फिर एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क इधर लगाओ, फिर उतना ही खुला रखो, पी डैश पे रखकर एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क इधर लगाओ, और इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को क्या ऐसे हम जोड़ नहीं देंगे? तो ये इनका क्या आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। तो मैं अगर वैसे इसको देखिए गौर से देखूं तो दिस लाइन विल बी समवेयर, ये कुछ मिसाल के तौर पे ऐसी एक लाइन यूं करके आई थिंक, हाँ ये ऐसे करके बनेगी। एक सेकंड में जरा इसको एक प्रॉपर लाइन बनाता हूँ, क्योंकि अब देखो आप इसको प्रॉपरली ज़ाहिर है ग्रिड पे कर रहे हो तो यू विल गेट सम एक्यूरेट आंसर्स। मेरा थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो भी रहा है तो ये असल में आपके पास ना सपोज एक आर्क ऐसे लगी और एक आर्क ऐसे लगी, ठीक, तो ये आपने यूं बना दी। तो आपको तो पता है इसको प्रॉपर वर्कआउट कैसे किया जाए। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने अब क्या करना है, अब दूसरा सेट क्यू और क्यू डैश का कर लो। तो क्यू और क्यू डैश, इनको जो फासला जुड़ता है आपने इनके हाफ से ज्यादा क्यू डैश पे स्टील पॉइंट रखकर इधर से आप आधे से ज्यादा कंपास खोलेंगे, और फिर अगेन एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। फिर आपने क्या किया, क्यू डैश पे उतना ही फासला रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो आप नोटिस कर रहे हो कि दोनों ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप नहीं कर रही। तो मैं अगर इन दोनों आर्क्स को भी जोड़ूं अब ऐसे, तो ये तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर लाइंस ओवरलैप कर रही हैं। तो कुछ याद आया कि अगर दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहला बाइसेक्टर भी, अब देखो पी और पी डैश का बाइसेक्टर भी सपोज यही बना, और क्यू एंड क्यू डैश का बाइसेक्टर भी यही बना, तो व्हेन बाइसेक्टर्स ओवरलैप विद ईच अदर, तो रिमेंबर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ये हमें समझ आई कि ट्राइंगल ए इज मैपिंग ऑन टू बी बाय अ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन की हमें सिर्फ इन द लाइन, जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, याद है यही दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए थे, यही आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पे बिहेव करेगी। वाकई बच्चों जरा गौर से देखो, इसी लाइन के इर्द गिर्द क्या ये शेप यूनिफॉर्मली ऐसे स्लाइस नहीं हुई भी? लाइन ऑफ सिमेट्री भी तो ये एक्ट कर रही है ना। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को मिरर लाइन भी कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। देखो ना, इसका पी डैश का जितना फासला है, देखो पी डैश का एक डायगनल आधा डायगनल, इसी तरह आधा डायगनल एक डायगनल, तो 1.5 डायगनल्स डिस्टेंस है। क्यू का देखो इधर भी 1 डायगनल 1.5 डायगनल, इसका भी हाफ, और ये 1.5 डायगनल फासला है। ठीक है, इसका देखो ये एक डायगनल, दो डायगनल्स, और इसी तरह इमेज का भी एक डायगनल, दो डायगनल। आर का देखिए ये 1 डायगनल, 2 डायगनल, 2.5। तो अब इधर से हाफ, 1 और 2, तो दोनों तरफ इक्वल इक्वल फासले नहीं जा रहे। तो सोचने की बात यह है कि हमारे पास इट्स अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन। अब इसकी जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन की वर्किंग हम कैसे निकालेंगे? आप सबको पता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे ढूंढते हैं। अब इस लाइन पर मौजूद कोई से दो पॉइंट्स, एक मैं ये ले लेता हूँ 0 0, और एक मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ -1 और 1। तो ये 0 0 -1 और 1, तो आपको याद है इसमें फिर ये x1 y1, ये x2 y2 है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर पहले m निकाल लेते हैं, तो ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होगा। तो ये कितना आता है इसका? देखिए y2 इज 1 - 0, तो ये आ जाएगा 1 - 0 ओवर x2 माइनस x1 इज -1 - 0, तो -1 - 0, तो ये आएगा 1/-1, तो m की वैल्यू विल बी -1। तो एक ग्रेडियंट बनेगा -1x प्लस सी। तो अब ये c कितना आ रहा है, y इंटरसेप्ट? तो आप देख रहे हो कि लाइन y एक्सिस को 0 पे काट रही है, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 0। तो इसका मतलब है कि दिस इज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू -x। तो दो मार्क्स यहाँ ये है कि एक ये रिफ्लेक्शन पहचानने का एक नंबर है, और एक इस लाइन y इक्वल टू -x लिखने का। तो ये आपने ऐसे पूरी वर्किंग करके बताना था। तो ये डजंट टेक टाइम, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन डिटेल, इसलिए आप इसको ये करना पड़ रहा है। अब जरा देखिए इसमें पार्ट बी में क्या कहता है। कहता है शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप सी बाय एन एनलार्जमेंट ऑफ स्केल फैक्टर 3। ख्याल रखना, अब शेप ए को कहता है, शेप ए को हम शेप सी पे ले जा रहे हैं बाय एन एनलार्जमेंट ऑफ स्केल फैक्टर +3 दिया हुआ है। रिमेंबर, स्केल फैक्टर -3 नहीं है, +3 है। तो स्केल फैक्टर को हम k से डिनोट करते हैं ना, तो k इज +3। आपको याद है बच्चों कि जब स्केल फैक्टर पॉजिटिव होता है, तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के जिस तरफ, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के जिस तरफ ऑब्जेक्ट का नुक्ता होगा, सेंटर के उसी तरफ उस ऑब्जेक्ट के इमेज का फासला भी होगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेंटर के फिर सेम तरफ लाई करें तो के पॉजिटिव होता है। खैर, उसने हमें कहा कि 2 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द शेप सी आर 2,5 एंड 5,2। देखिए पहले तो ये समझें, कहता है ए। अच्छा अब देखो, मैं जरा थोड़ा सा डायग्राम को नीट करता हूं कि मैं इधर से ये जो मैंने खुद से नाम दिए थे इनको मैं रब आउट कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर डायग्राम पे, ताकि रश ना बने। तो बस, लेकिन ये जो पिछले पार्ट में आपने आर्क्स और ये लगाई थी, ये प्रूफ ऑफ योर वर्किंग है, इसको ना मिटाना। खैर, इस सवाल में वो क्या कह रहा है जरा ये देखो। देखिए इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि शेप ए, अब वो शेप ए को मैप कर रहा है किसके ऊपर? शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप सी। अब दिस इज ए, अगेन वो कह रहा है कि ये जो शेप ए है, ये मैप होने जा रही है किस पर? शेप सी पे। अब आपको कहीं भी डायग्राम पे शेप सी दिखाई नहीं दे रहा। वो कहता है कि ये एनलार्जमेंट के जरिए ऐसा होगा, एंड द स्केल फैक्टर इज +3। टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द शेप सी, two of the vertices of the shape C are 2,5 and 5,2। तो देखो एक है 2,5, तो हमारे पास ये आ रहा है 2,5, और दूसरा आ रहा है 5,2।
तो एक ये पॉइंट आ रहा है 5,2, तो एक है इधर देखना आप जरा, ये 2,5 है और एक ये 5,2 है। तो इसका मतलब कि आपने इसको ऐसे यहां से जोड़ दिया इधर, तो 2,5 और 5,2 ये ऐसे करके यूं आ गए। तो अब वो कहता है कि द टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ शेप सी आर 2,5 एंड 5,2। अब करना यह है कि स्केल फैक्टर है 3, यानी शेप ए की हर साइड, अब ये साइड है तो इस वाले शेप सी में ये अगर एक बॉक्स है तो 3 का मतलब है इंटू 3 होकर वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो शेप ए की हर साइड 3 टाइम्स एक्चुअली एनलार्ज होगी। फिर वो कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। पर देखो, इससे पहले हमें शेप सी को तो पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए ना। तो अब जरा गौर करो, देखिए ये शेप ए एनलार्ज हुई तो ये वाली साइड एनलार्ज होके इतनी होगी। जरा गौर से देखना, देखो इस वाली शेप का ये जो साइड है दिस इज 1 डायगनल के बराबर, याद है? ये एक डायगनल के बराबर है। तो हम क्या करें, अगर ये एक डायगनल के बराबर है तो इसका स्केल फैक्टर कितना दिया बस 3 ना। तो देखो ये फिर वाकई एक डायगनल, 2 डायगनल्स, 3 डायगनल्स, तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ गई हर साइड। अब याद रखो, ट्राइंगल ए की हर साइड 3 टाइम्स बढ़ेगी। अगर ये 1 टाइम्स है तो ये देख लो 3 स्केल फैक्टर का मतलब है ये 3 टाइम्स 3 डायगनल्स जितनी हो गई। अब गौर करो, अगर ये साइड इसकी 1 स्क्वायर जितनी है तो फिर ये 1, 2 एंड 3 3 स्क्वायर जितनी नहीं हो जाएगी। तो ये तो फिर निशान यहां पर नहीं पहुंच जाएगा। सी, इट्स दिस सिंपल। फिर देखो कि ये वाली जो साइड है दिस इज 2 बॉक्सेस लॉन्ग, 1 एंड 2 बॉक्सेस ना। तो 2 बॉक्सेस है तो स्केल फैक्टर 3 का मतलब है कि ये तो फिर 6 बॉक्सेस नहीं हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एक 6 बॉक्सेस जितनी लंबाई ये हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये 6 बॉक्सेस जितनी लंबाई बनती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये लेंथ 6 बॉक्सेस जितनी हो जाएगी। तो दिस इज ट्राइंगल सी। बाकी गौर कीजिए ना, every side of triangle A is enhancing 3 times. This is 1 box long, this is 3 boxes long. तो ये शुरू में उसने हमें 2 इनिशियल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। देखो उसने कहा था टू ऑफ द वर्टिसेस यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ शेप सी आर 2,5 एंड 5,2। तो एक ये 2,5 ये नुक्ता बनता था, देखो 2,5 वाला, और एक 5,2 वाला ये बन रहा था। तो जब ये दोनों पॉइंट्स हमें दिए थे तो हमने इनको जोड़ा ऐसे करके, ये कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ थी, इस वाली साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ये थी, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ये वाली होगी, और इस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ये वाली थी, और इस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ये वाली थी। तो गौर करो, ऑब्जेक्ट जब इमेज बना तो हर साइड 3 टाइम्स एनहांस नहीं हो रही। सी दिस इज 1, तो ये 3 बॉक्सेस होगी। दिस इज 1 डायगनल जितना लेंथ, तो दीज आर 1 2 3 डायगनल्स जितनी लेंथ। ये 2 डायगनल्स जितनी लेंथ है तो ये फिर देखो 3 टाइम्स हो के 2 6 डायगनल्स 6 बॉक्सेस जितनी सॉरी हो गई। ये 1 डायगनल जितनी है तो ये 3 डायगनल्स 3 बॉक्सेस जितनी हो गई। तो शेप ए अगर ये दी हुई है तो शेप सी फिर ये वाली आ गई। नाउ इट सेज के फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है वो क्या होंगे, तो मुझे ये बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है ये हम कैसे निकालेंगे। आपको सबको बच्चों याद है कि हमेशा अगेन देखो इसमें आप इसको अगर आप P कह रहे हो, इसको Q कह रहे हो, इसको R कह रहे हो, इसको S कह रहे हो, तो ये आपके पास P डैश, ये Q डैश, ये R डैश और ये S डैश हो जाएगा। याद है, बिकॉज A इज मैपिंग ऑन टू C। सेंटेंस में देखो ना गौर से, कौन किस पे मैप हो रहा है, शेप A इज मैप्ड ऑन टू C। दैट मेक्स शेप A द ऑब्जेक्ट एंड शेप C द इमेज। तो जब शेप A शेप C पर जा रहा है तो P उठ के P डैश पे, Q उठ के Q डैश पे,
एस उठ के एस डैश पे एंड आर उठ के आर डैश पे जा रहा है। नाउ टेल मी पी पी डैश क्यू क्यू डैश आर डैश एस एस डैश, आउट ऑफ दीज 4 सेट्स अगेन कोई से 2 सेट्स का आपने लाइनों को याद है क्या करना है। अब यू हैव टू ज्वाइन दीज लाइंस। तो जरा देखना अब इसमें लाइनें ज्वाइन करके अब क्या होने वाला है, जरा ये देखो। देखिए P और P डैश को मैं अगर ऐसे जोड़ूं तो ये P और P डैश ऐसे करके मेरे पास ये लाइन यूं आ रही है। एक सेकेंड, आई करेक्ट दिस थोड़ा सा। तो सी ये मेरे से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो फॉरगिव इट, आप इसको प्रॉपर्ली खुद कर सकते हो। तो P और P डैश की लाइन को आपको याद है हम ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते थे रूलर से। फिर अब देखो अगर आप Q और Q डैश को चाहते हो, या चलो R एंड R, ये S R एंड R डैश कर लो, S एंड S कोई से भी दो, लेकिन मेक श्योर के कॉरेस्पॉन्डेंस मैच करे। तो देखिए R एंड R डैश ये आगे ऐसे करके, तो आपको याद है कि जिधर ये डॉटेड लाइंस आपस में क्या करेंगी, दे विल मीट। वही पॉइंट आपका कौन होगा बच्चों, वही आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होना चाहिए, जो कि ये वाला पॉइंट बन रहा है, सी दिस वन। तो दिस विल एक्ट एज योर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। तो गौर कीजिएगा, इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इस केस में ये क्या आती है, ये आपके पास -4 और ये आपके पास 5। तो -4 एंड 5 इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ये बनता है -4 एंड 5। तो अब सवाल ये था कि उसने हमें कहा हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ये आपने यूं निकालना है -4 एंड 5। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ बातें अब याद आ रही, हमने ये डायरेक्ट सवालात किए हुए हैं। देखिए कोई केस चीज भूलती है इन केस, तो नोट्स कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े हुए हैं हमारे पास, वी कैन ओपन अप एंड सी द नोट्स रिवीजन शीट पे जो अपडेट थी। तो आपको इसे 2 सेट्स इनमें ज्वाइन करो। ठीक है, वैसे तो देखिए अब आपने अगर आप इधर से ये एस और एस डैश को भी जोड़ते, तो एस और एस डैश को भी ज्वाइन करते, तो देखो वो इन्हीं के साथ इधर ही ज्वाइन कर रही है। क्यू और क्यू डैश को जोड़ते, वो भी इसी जगह करती। तो बस कोई सी 2 लाइनों से जब हमें सेंटर ऑफ इलाजमेंट मिल रहा है तो फिर क्या जरूरत। और गौर से देखो सेंटर के जिस तरफ P है उसी तरफ P डैश भी है, इसीलिए तो स्केल फैक्टर पॉजिटिव था। याद है ना कि जब सेंटर के सेम साइड पे ऑब्जेक्ट P भी है और उधर ही सेम साइड पे P डैश है, इसी तरह देखो जिस तरफ R है उसी तरफ R डैश भी है, तो ये फिर K पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। और अगर पिक्चर से वैसे K निकालना हो तो C इमेज था ना, तो आप लेंथ ऑफ दिस इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला याद है, या इस इमेज की लेंथ को डिवाइड बाय इसको कर दो, या इस इमेज P डैश Q डैश ओवर PQ, क्योंकि हर साइड एनलार्जमेंट में सिमिलर रेशो से बढ़ती है। ठीक, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर -4 5 आए। तो चलो मैं जरा एक मिनट पिछले दोनों आंसर्स के चेकिंग कर लूं ताकि आपको तसल्ली हो कि हम सही कर रहे हैं। तो एक तो आपकी ये एक रिफ्लेक्शन थी पिछला पार्ट, सी इन द प्रीवियस पार्ट इट वाज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू -x, तो ये 2 मार्क्स इस बात के दे दिए उसको। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट -4 5, तो यहाँ भी -4 5 ही आ रहा। क्लियर, तो इस तरह आपने यूं इसके आंसर्स निकाल दिए। अब जरा गौर करना कि वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेप सी। बच्चों अगर अगेन आपको नोट्स में एक बात याद हो तो हमने इसका, वैसे तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के देयर आर 2 मेथड्स, मैं दोनों आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ ट्राइंगल्स, ये सॉरी शेप सी जो है, अब देखो शेप सी हमने कंप्लीटली ड्रॉ कर ली ना डायग्राम के ऊपर, ये पूरी की पूरी आपकी शेप सी है जो कि एक परफेक्ट ट्रेपीजियम है। ठीक, तो आपका पहला तरीका तो इसमें सिंपली यही था कि आप इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लो। तो एरिया ऑफ शेप सी बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही नहीं है, तो ट्रेपीजियम का एरिया इज हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ इनटू हाइट इनटू a प्लस b, ये हमारे पास ये दोनों इसकी आगे साइड है। तो अब करने वाली बात ये है कि आपके पास हाफ इनटू द हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है इसकी, जरा ये देखिएगा। तो हमारे पास हाइट जो आ रही है दैट इज ये, देखो इस ट्रेपीजियम की हाइट इसी को नहीं कहते, तो दिस इज 1
2 and 3 बॉक्सेस जितनी ये इसकी हाइट आ गई, दिस इज द हाइट, याद है, तो दिस इज 3 बॉक्सेस लॉन्ग, तो हाइट इसकी 3 है, तो हाफ इंटू हाइट की जगह मैं लगा दूंगा 3 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह ए और बी की जगह क्या लगाएंगे। तो इधर देखिएगा हमारे पास ए आ रहा है ये 3 बॉक्सेस लॉन्ग और बी आ रहा है ये वाला। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ए की वैल्यू आ रही है आपके पास 3 बॉक्सेस और बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो बी की वैल्यू 6 आ रही है। तो इसका मतलब है कि हाफ इंटू ये 3 प्लस 6 आ रहा है, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3 प्लस 6 9, तो ये बनता है हाफ इंटू 3 इंटू 9 विल बी 27/2, मतलब 14 13.5, इसको यूनिट्स स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ग्राफ के देखो यूनिट्स हैं। तो एक तो तरीका इसका ये हो गया, बट अगर हम एक और बात याद करें तो देखो क्या पता किसी केस में सेकंड मेथड इज द ओनली वे आउट, तो ये भी याद रखना। कुछ याद है एरिया ऑफ इमेज एनलार्जमेंट में, अगर एरिया ऑफ इमेज निकालना होता था तो एक फॉर्मूला बताया था आपको एट द वेरी एंड कि एरिया ऑफ इमेज इज के स्क्वायर टाइम्स द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, याद आया। तो इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, बट इसमें एरिया ऑफ इमेज को ऐसे ही रहने दो और के को मुझे बताएं स्केल फैक्टर 3 है, तो ये के स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इनटू ए ओ यानी एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है अब ये कितना होना चाहिए, तो 3 स्क्वायर इंटू, अब एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझे ये बताएं कि ऑब्जेक्ट हमारा ट्राइंगल ए नहीं था, सॉरी ट्रेपीजियम ए नहीं था। तो ये वैसे फॉर्मूला तो आपको याद है मैंने क्या बताया था, ये फॉर्मूला तब लगाना, अब इधर तो देखो ना आपको डायरेक्ट शेप सी ड्रॉ करवा ली थी, मजबूरी थी पिछले पार्ट में शेप सी बनानी चाहिए थी, तो फिर तो आप इसका ट्रेपीजियम का एरिया बॉक्सेस गिन के परफेक्टली, तो इस केस में तो ये मेथड 1 वाज द आइडियल मेथड। लेकिन अगर आपको इमेज ना दिया होता और डायरेक्ट आपको ना वो कहता कि जी शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप सी बाय एन एनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर 3, और वो कहता जी कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेप सी डायरेक्ट, तो फिर हम क्या करते, इस फॉर्मूला को तब लगाते। तो स्केल फैक्टर तो के आ गया 3 का स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या अब मेरे पास ऑब्जेक्ट भी एक ट्रेपीजियम नहीं है, तो मैं हाफ इनटू हाइट, अब इस ट्राइंगल ए को हाइट मान लूं, ये ट्रेपीजियम है तो इसकी ये हाइट हो जाएगी 1, तो हाफ इंटू 1 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आता है इसमें, देखिए इसका पैरेलल साइड एक ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 प्लस 2 ना आ जाता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाफ इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2, तो ये आएगा एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू हाफ इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 3 आ गया। तो अब ये बनता है 9 1s are 9 1s are and 3s are 9 3s are 27 over 2, तो एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू 27 by 2 13.5 यूनिट्स स्क्वायर, 13.5 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर है। तो इधर वे आप इसको कर सकते थे, देयर वुडंट बीन एनी प्रॉब्लम इन दिस। तो इसका मतलब है कि 13.5 या 13 होल 1/2 इसका जवाब होना चाहिए था। तो मुझे एक बात बताओ कि ये 13.5 या 13.5 इसका ये आंसर आएगा, तो इधर वे पता होना चाहिए कब ये और कब वो। वैसे तो इस सवाल में चूंकि शेप सी ड्रॉ हो चुकी, तो फिर तो डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के थ्रू निकाल लो, दैट्स आइडियल। बट मैंने क्या कहा था, अगर आपको इमेज ना बनवाए और डायरेक्ट इमेज का एरिया मांगे, तो स्केल फैक्टर और ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉन है तो आप स्केल फैक्टर का स्क्वायर लेके ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो भी एरिया ऑफ इमेज उतना ही निकलता है। देखिए इसी का सी पार्ट में वो कहता है द डायग्राम शोज अ शेप ए एंड अ शेप बी। अच्छा नॉर्मली वो ट्रायंगल्स देता है बट इधर उसने 2 ट्रेपीजियम्स दिखा दी, तो वो कहता है
describe fully the single transformation that maps A onto B. देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हमने ग्राफिकली भी करके देखा हुआ है और वैसे भी करके हमने देखा हुआ था। अब ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मैट्रिक्स मेथड ना, आपको मैंने कहा था जरा रिकॉल भी करना है उन वीडियोस से। बहुत इजी सा एक काम है, वही एक टेक्निक है, उसको फॉलो करना है आपने। तो कहता है द डायग्राम शोज द शेप ए एंड शेप बी, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। वैसे क्या लग रहा है ए ऑन टू बी? पहले तो ये देखिए कि ये ए और बी वाली शेप्स क्या बिल्कुल आइडेंटिकल साइज की हैं? आपको याद है अगर ये आइडेंटिकल साइज की हैं तो ये कोई ना कोई आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन वो होती है जिसमें शेप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो जाए और साइज सेम रहे। तो इन दोनों का साइज एक जैसा है, तो ये कोई आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एनलार्जमेंट नहीं है। यानी या तो ये रिफ्लेक्शन हो सकती है, ये भी मैंने देखो आपको यूट्यूब की ईयरलीज में बहुत जगहों पे सॉल्व बार बार किया हुआ है, या ये रिफ्लेक्शन हो सकती है बच्चों, या ये रोटेशन हो सकती है, या ट्रांसलेशन हो सकती है। आइसोमेट्रिक में यही तीन केस हो सकते हैं। लेकिन देखिए रिफ्लेक्शन और रोटेशन में तो शेप थोड़ा सा ऐसे, रिफ्लेक्ट में तो ऑपोजिट याद है चली जाती है और रोटेट में तो घूम जाती है। जब ये शक्ल एग्जैक्ट इसी तरह उठकर यहां से इस बी के ऊपर आ गई, तो ये तो कंफर्म कौन है फिर? ये तो कंफर्म हो गया कि ये ट्रांसलेशन हो रही है। यस, दिस इज अ ट्रांसलेशन गोइंग ऑन, सामने दिख रहा है। अच्छा, ट्रांसलेशन हो रही हो तो याद है सिर्फ ट्रांसलेशन का वो कॉलम वेक्टर बताना पड़ता है। तो डिस्क्राइब फुली उसने कहा ना, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। देखिए ए ऑन टू बी का मतलब है ए ऑब्जेक्ट है, बी इसका इमेज है। तो मैं यूं करता हूं, कोई सा एक कोना उठा लेते हैं, सपोज इस कोने को और इस कोने को देख लेते हैं कि देखिए बच्चों ये कोना इस कोने तक कैसे गया। देखिए ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर तक ये कैसे गया होगा। तो ये ट्रांसलेशन का कॉलम वेक्टर लिखना है ना, ये ऑब्जेक्ट का नुक्ता है, ये इमेज का नुक्ता है, तो यहां से यहां जाते हुए कॉलम वेक्टर क्या बनेगा? सपोज अगर ये इस तरह से एक यूं जा रहा होता, तो आप देख रहे हो ना कि इसमें हमें 4 कदम लेफ्ट पे उठाने पड़ेंगे और 3 कदम ऊपर। याद है ना, हमेशा पहले एक्स में मूव करते हैं। तो ये हाउ मेनी बॉक्सेस सी 1 2 3 4 बॉक्सेस ऑन द लेफ्ट एंड 3 बॉक्सेस अपवर्ड्स। तो इसका मतलब है कि ये 4 बॉक्सेस ऑन द लेफ्ट आ गया -4 एंड 3 बॉक्सेस ऑन द लेफ्ट सॉरी अपवर्ड्स इज +3। तो -4 एंड 3 आपके पास ये बन जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जी ये क्या है, इट इज अ ट्रांसलेशन T -4 3। तो ये एक ट्रांसलेशन है ऑफ मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर -4 3। तो देखिए इट्स अ ट्रांसलेशन -4 3 वाली। अच्छा, आप कोई और नुक्ता भी चेक कर लो तो वो यही बनेगा। देखो ना, मिसाल अगर मैं इस कॉर्नर टिप को इस कॉर्नर टिप पे ले आऊं, तो इधर से इधर आने के लिए इसने कितना मूव किया होगा? अगेन देखिए 1 2 3 4 बॉक्सेस टू द लेफ्ट, 3 बॉक्सेस ऊपर, तो 4 बॉक्सेस लेफ्ट 3 अपवर्ड्स आ। ठीक है जी, तो -4 एंड 3। फिर इसमें आ जाइए, अगर इधर से हम देखें इसके ऊपर, तो यहां से यहां आने में क्या लगता है फिर इसको? तो इधर भी यही देखिए 4 बॉक्सेस लेफ्ट पे 3 बॉक्सेस ऊपर। वही सिचुएशन इसमें यहाँ पे बन रही है, तो हर कॉर्नर उसका वही जा रहा है।
बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ रूल्स रेगुलेशंस एक बार रिकॉल हो जाएंगे। वो कहता है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। इट मीन्स ए ट्राइंगल ऑब्जेक्ट है, बी इमेज है। तो आपने ए ऑन टू बी करना है, तो ए ऑब्जेक्ट है उसमें ओ लिख दूंगा, बी इमेज है उसमें छोटा सा ऐसे आई लिखूंगा। देखिए आपने जब इसको डिस्क्राइब करना हो कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैंने आपको बताया था ना कि इस ऑब्जेक्ट का नाम आप अपनी मर्जी से इसको पी कॉर्नर कह लो, इसको क्यू कॉर्नर कह लो, इसको आर कह लो। जरा गौर से देखिएगा, ये आपके पास 90 डिग्री वाला कोना है और इधर भी ये 90 डिग्री वाला कोना है। अगर इधर आपने 90 डिग्री कॉर्नर को क्यू कहा है, तो इधर भी 90 डिग्री कॉर्नर को क्यू डैश कहेंगे। फिर इस 90 के साथ एक डब्बा दूर पी है और 3 डब्बे दूर आर है। इसी तरह इधर भी क्यू डैश के साथ एक डब्बा दूर जो है, जैसे इधर एक डब्बा दूर पी है तो ये पी डैश होगा और ये आपके पास आर डैश होगा। तो आपको याद है पी चाह रहा है, पी डैश के ऊपर क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू डैश है, आर का कॉरेस्पॉन्डिंग आर डैश। अब मैंने क्या बताया था कि देखिए आपने ये देखना होता है कि जब आपने इसकी डिस्क्रिप्शन करनी है, तो ये बहुत बहुत दफ़ा मैं कर चुका हूँ पिछले ईयरलीज में भी, P1s में भी, तो आप ज़रूर जाके उनको भी एक बार रिकॉल कीजिए। अब तो आना चाहिए क्योंकि P1 दे दिया हुआ है। तो आपको मैंने बताया था ना कि देखिए अब ये दिख रहा है कि शेप का साइज चेंज नहीं हो रहा, तो ये आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ही है। यानी या तो ये रिफ्लेक्शन है, या ये रोटेशन है, या ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन ये नहीं हो सकती, इसलिए कि ट्रांसलेशन में तो अगर ये इस तरह से अपराइट है तो ये सिंपली यहीं से उठ के इसी तरह इसको आ जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये तो कुछ घूम रहा है। तो या तो ये रिफ्लेक्शन है या ये रोटेशन। चाहे रिफ्लेक्शन हो या रोटेशन, आपको याद है रिफ्लेक्शन और रोटेशन को डिस्टिंग्विश करने का क्या तरीका था कि आप P और P डैश का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, Q और Q डैश का भी बाइसेक्टर बनाओ। अगर दोनों बाइसेक्टर्स ओवरलैप कर जाएं तो फिर ये रिफ्लेक्शन। तो मैं यूं करता हूं कि यहां से P और P डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, तो आपको याद है P से P डैश तक जो देखो लाइन जुड़ रही है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस वक्त इसी डिजाइन का नहीं बनेगा, यहां से ऐसे करके। तो आपने क्या किया कि P पे इधर रखा कंपस और उसको P से P डैश तक जो लाइन फासला जुड़ता है हवा में, उसके हाफ से ज्यादा खोलना। तो P पे रखकर याद है आपने एक आर्क लगानी है इस जगह पे और एक आर्क लगानी है इस जगह पे, और फिर P डैश पे रखकर एक आर्क लगानी है इस जगह और एक आर्क लगानी है इस जगह। तो अब यहां से आपने ये लाइन यूं जब खींच ली ऐसे करके, तो ये आपके पास ऐसे एक लाइन यूं आ गई। ठीक है जी। इसी तरह से अब Q और Q डैश, आपने Q और Q डैश की जो लाइंस बनानी है, तो ये देखिएगा जरा। तो ये Q, अब Q पे रखकर आपने Q डैश तक खोला, तो एक आर्क इधर एक इधर, और फिर Q डैश पे रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर कर। तो ये तो दोनों केसेस में मुझे बताएं बाइसेक्टर के ऊपर बाइसेक्टर प्लॉट नहीं हो गए, तो ये फिर डेफिनेटली क्या है, एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है यानी ए उठ के ए डैश पे आ रहा है थ्रू अ रिफ्लेक्शन। वाकई देखो ना, यहाँ से ये पी 3 डब्बा दूर इधर है तो 3 डब्बा दूर उस तरफ है, फिर क्यू भी 3 बॉक्सेस दूर है इधर से, क्यू भी क्यू डैश भी 3 बॉक्सेस दूर है, आर जो है वो इतने बॉक्सेस दूर है तो आर भी इधर दूर है। तो दिस इज डेफिनेटली अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन। आपको रिफ्लेक्शन में तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बतानी पड़ती है। तो दिस इज रिफ्लेक्शन इन द लाइन। ये याद है y इज इक्वल टू -1 की लाइन है हॉरिजॉन्टल, y को -1 पे काट लिया। तो दिस इज रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू -1। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू -1। सी इट सेज कि देखिए वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन m इज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 2। कहता है एक ट्रांसफॉर्मेशन m है, इट इज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 2। और कहता है ट्रांसफॉर्मेशन R जो है वो एक 180 डिग्री रोटेशन है अबाउट 0 0। पहले कहता है M क्या चीज है, M एक रिफ्लेक्शन है x इज इक्वल टू 2 की लाइन में, और ट्रांसफॉर्मेशन R वो 180 डिग्री रोटेशन को कह रहा है अबाउट 0 0।
कहता है ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल डी। अब ट्राइंगल ए को डी ट्राइंगल पे मैप करवा रहा है, सच दैट आर एम ऑफ ए इक्वल टू डी। देखिए इस लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका ये है कि आपने इसमें रिवर्स चलना होता है। यानी सिंपल सा देखो एक टेक्निक याद रखिएगा कि वो चाह रहा है कि पहले ट्राइंगल ए को पहले एम वाली रिफ्लेक्शन करवाएं। जैसे कॉम्पोजिट फंक्शंस नहीं सिखाए थे कि देखिए ट्राइंगल ए को, इस चीज को पढ़ते कैसे हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि ट्राइंगल ए को पहले आपने एम वाली ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। एम वाली ट्रांसफॉर्मेशन यानी उसको रिफ्लेक्ट करना है x इज इक्वल टू 2 की लाइन में। तो जो ट्राइंगल बनेगा उस जवाब को फर्दर फिर आपने आर वाली ट्रांसफॉर्मेशन करानी है। यानी आपने ए को पहले एम वाली ट्रांसफॉर्मेशन करा के फिर उस आंसर को फर्दर आर वाली ट्रांसफॉर्मेशन करानी है, तो जो फाइनल जवाब आएगा वो डी का आंसर हो। तो अब गौर करो, ऐसे जुमले को याद रखना बच्चों, हमेशा रिवर्स पढ़ते कि ट्राइंगल ए को पहले एम वाली ट्रांसफॉर्मेशन करवाओ। एम वाली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जरा देखिए। एम था ट्राइंगल ए को आपने रिफ्लेक्ट करना है इन द लाइन x इज इक्वल टू 2। तो आप मुझे ये बताओ कि पहले तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन कौन सी बनती है। आप सब जानते हो x इज इक्वल टू 2 की लाइन इस लाइन को कहा जाता है, दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो आपने देखिए इस ट्राइंगल ए को m वाली ट्रांसफॉर्मेशन करानी, यानी रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 2 करानी। तो जरा देखते हैं इसका क्या जवाब निकलता। आपको पता है ना बच्चों के ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते थे, याद है कि इसका एक डब्बा डिस्टेंस है तो एक डब्बा ही हम परे चले जाते, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास इस जगह पे। फिर गौर करो कि इस वाले किनारे का 2 डब्बों जितना डिस्टेंस है तो इधर भी 2 डब्बों जितना हम परली तरफ चले जाएंगे। तो ये आपके पास इस जगह आ जाएगा। फिर ये जो था, ये 2 बॉक्सेस जितना ये डिस्टेंस है तो 2 बॉक्सेस जितना ही ये भी चला जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसे कर। तो मुझे ये बताइए कि इधर से मैं अगर इसको मिटा दूं, ये आपके पास, अच्छा ये निकल आया। देखिए पहले ट्राइंगल ए को आपने रिफ्लेक्ट किया ट्राइंगल इस लाइन x इज इक्वल टू 2 में। तो ये आपके पास लाइन x इज इक्वल टू 2 है, इसको आपने उस तरह से वो कर दी। अब उसके बाद क्या होगा कि जाहिर है अब उस जवाब को r वाली ट्रांसफॉर्मेशन करानी है, यानी 180 डिग्री रोटेशन अबाउट 0 0। तो आप बेशक इसको अब यहां से मिटा दो। अब इस ट्राइंगल को सी नाउ दिस ट्राइंगल, यानी ए को पहले आपने x इक्वल टू 2 में रिफ्लेक्ट करवाया तो ये जवाब आ गया। अब उस आंसर को जो निकला है उसको आर करवाना है, यानी रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट 0 0। तो रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट 0 0 आपको करना आती है। अब देखिए ये आपके पास वो सेंटर ऑफ रोटेशन है 0 0 वाला, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है, 180 डिग्री में तो याद है सीधा सीधा काम है कि इसको सेंटर से जोड़ा। ये घड़ी की नीडल है तो 180 डिग्री का मतलब है ऑपोजिट ये चला जाएगा। अब देखिए ये जितना इसका फासला था सेंटर से 2 डब्बों जितना, तो इतना ही 2 डब्बों जितना इधर आ जाएगा। तो ये पॉइंट तो इस जगह पे आ गया। फिर आपको याद है कि इस को हम यहाँ से यूं कर रहे हैं तो इतना ही ये इस तरफ चला जाएगा। 180 डिग्री रोटेशन में तो सिंपली ऑपोजिट ले जाते हैं, याद होगा आपको। तो अब देखिए इसमें जरा इसका फासला देखो इसके नीडल का, तो ये 180 डिग्री घूम के इस जगह पे जब आएगा, देखिए ये इस पूरे बॉक्स का एक तरह से देखिए ये डायगोनल जैसा है, ये डायगोनल जैसा है। तो इसी से अब इस बॉक्स का भी यहाँ से ये डायगोनल जैसा फासला नहीं होगा इधर। तो थोड़ा अपनी सेंस से आपने सोचना है कि ये इस जगह आ जाए। और फिर गौर कीजिए कि ये जो लास्ट वाला आपके पास ये पूरा फासला है, इसको सेंटर से जोड़ा ऐसे और इसी को इसी फासले से हम यूं ले गए। तो अब गौर कीजिएगा इसका जो डिस्टेंस है ये सेंटर से 1 2 3 4 5 बॉक्सेस जितना है, तो इतना ही 1 2 3 4 5 बॉक्सेस जितना। तो इसका मतलब है ये आपके पास इस जगह पे आ जाएगा। तो आप इसकी प्रॉपर रोटेशन भी अगर परफॉर्म करें तो सी इट विल बी समथिंग लाइक
ये एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा इस तरह का। तो फाइनली ये है वो डी वाला ट्राइंगल। देखो उसने पहले ट्राइंगल ए को x इज इक्वल टू 2 में रिफ्लेक्ट किया, फिर इस ट्राइंगल को 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन रोटेट किया। तो फाइनली आपके जो कोऑर्डिनेट्स बनने चाहिए वो -1 -2 आना चाहिए। देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है और एक -2। दूसरे का कोऑर्डिनेट आ रहा है ये 0 एंड -2, तो ये 0 एंड -2 है। और एक कोऑर्डिनेट आ रहा है इसका ये वाला 0 एंड -5। तो ये उस ट्राइंगल डी के फाइनल कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। उसने सिर्फ क्या कहा था, ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल डी, तो हमने इसको यूं लेबल कर दिया। ठीक है, डी ट्राइंगल को लेबल कर दिया। तो बैक पे अगर इफ यू चेक द आंसर तो ये बनता है सी -1 -2 0 -2 एंड 0 -5। तो हमारे भी कोऑर्डिनेट्स वही एग्जैक्टली ये आ रहा है। बस इस लैंग्वेज को समझना आपने सीखना। ठीक है।